हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फटाफट सभी कनेक्ट हो जाओ भाई। एक बार फटाफट सभी कनेक्ट हो जाओ। गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फटाफट सभी कनेक्ट हो जाओ ताकि क्लास स्टार्ट कर सकें। फटाफट कनेक्ट हो भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फटाफट कनेक्ट हो जाओ भाई एक बार। बताओ, करें स्टार्ट। गुड इवनिंग। बढ़िया है भाई, बढ़िया। ठीक है, अच्छी बात है भाई। हर्ष, हाँ बिल्कुल, ऐसे ही करने हैं हर्ष क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, पिछली क्लास में हमने हेट्रोजिनेशन जो रिएक्शंस थी हमारी वो कंप्लीट कर ली थी। मैंने कहा था हेट्रोजिनेशन रिएक्शन जो भी आपके पास हेट्रोजिनेशन रिएक्शंस की बात की थी, तो हेट्रोजिनेशन रिएक्शंस के अंदर दो टाइप की रिएक्शंस मैंने कहा था। कौन कौन सी रिएक्शंस बताई थी? एक तो हाइड्रोजिनेशन और एक कौन सी थी हेट्रोजिनेशन के अंदर? हाइड्रोजन लाइसिस। ठीक है, तो आपके पास हेट्रोजिनेशन के अंदर जो कौन सी थी वो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस, वो कंप्लीट होली। नाम भी पता नहीं कैसे अटपटे से होते हैं। ठीक है, दूसरी अब कौन सी बची हुई थी आपके पास? मैंने हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस में कहा था कि ओनली फॉर क्या होती है वहां? सिग्मा बॉन्ड ना पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, तो हमने देख लिया था। उसके बाद हमारे पास दूसरी कौन सी थी? हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस, हाइड्रोजन लाइसिस। हाइड्रोजन लाइसिस में क्या डिफरेंस था कि सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, तो यहां हम क्या होगी? सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग। तो पिछली क्लास में हमने हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस की बात की थी भाई, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे हाइड्रोजन लाइसिस रिएक्शंस की। ठीक है, तो हेडिंग लिख लेंगे हाइड्रोजन लाइसिस रिएक्शंस। हाइड्रोजन लाइसिस, देखो हाइड्रोजन लाइसिस रिएक्शंस की अगर मैं बात करता हूं तो हाइड्रोजन लाइसिस के अंदर क्या होगा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन लाइसिस के अंदर सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। ठीक है, तो यहां सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, तो कौन से किसकी कहां से होगी? कौन सा सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा? तो देखो यहां हर एक सिग्मा बॉन्ड तो ब्रेक होने वाला नहीं है, ये तो बात मानते हो, क्योंकि कोई बॉन्ड स्ट्रांग होगा कोई वीक होगा। तो हम कहेंगे जो सिग्मा बॉन्ड वीक होगा उसी सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, उसी सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, क्योंकि यहां हाइड्रोजन लाइसिस रिएक्शन के अंदर क्या होगी? सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग। तो हम क्या कहेंगे? सिग्मा बॉन्ड भाई उसका ब्रेक होगा जो क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड किसका ब्रेक होगा? जो वीक होगा। और वीक किसका होगा? यही चीज हमें देखनी है कि भाई कौन सा वीक बॉन्ड है और कौन सा नहीं है, तो यही बात करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले हमें ये चीज तो समझ में आ गई कि यहां वीक जो सिग्मा बॉन्ड होगा उनकी ब्रेकिंग होने वाली है, वीक सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। ठीक है, अगर वीक सिग्मा बॉन्ड है तो यहां दो टाइप के वीक सिग्मा बॉन्ड आपके पास मिल सकते हैं। एक तो कार्बन के साथ हेटेरोएटम जुड़ा रहे, ये आपके पास, यहां मैं एक्स लिख देता हूं भाई इसको। ठीक है, एक्स बना देता हूं इसको। एक तो आपके पास क्या है? ये एक्स जो है ये क्या है? हेटेरोएटम। एक्स इक्वल्स टू क्या है? हेटेरोएटम। हेटेरोएटम। ठीक है, तो या तो मेरे पास कार्बन के साथ हेटेरोएटम जुड़ा रहे, जैसे आपके पास कार्बन सल्फर हो गया, कार्बन सेलेनियम हो गया, कार्बन यहां आपके पास टेलुरियम हो गया, इस टाइप से कार्बन सिलिकॉन हो गया, यहां आपके पास कार्बन फॉस्फोरस हो गया, एटसेट्रा। जितने भी आपके पास यहां कोई भी हेटेरो जुड़ा रहे वो सभी के सभी यहां सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होंगे। दूसरा कौन सा मिल सकता है बताओ? हेट्रो हेट्रो जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो भी वीक होते हैं, मतलब आपके पास यहां एक्स एक्स हो जाए। ये एक्स है क्या? हेट्रो एटम। ये एक्स है क्या? हेट्रो एटम। जैसे आपके पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन कोई हो वो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो, सल्फर सल्फर हो, इस टाइप के। ठीक है, सिलिकॉन सिलिकॉन हो गया, या नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो गए, ये दोनों हेटेरोएटम है। ठीक है ना, यहां आपके पास और क्या हो सकते हैं? और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे फॉस्फोरस नाइट्रोजन हो गया। जितने भी हेटेरोएटम है वो सब क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। ये आपके पास वीक सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो ये वीक सिग्मा बॉन्ड को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और कौन कौन सी हाइड्रोजन लाइसिस देखा, और कौन से सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होंगे जो रिडक्शन करेंगे, तो वो कौन से होंगे? स्ट्रेन सिग्मा बॉन्ड,
या मैं कहूँ स्ट्रेन रिंग के अंदर जो सिग्मा बॉन्ड होंगे वो ब्रेक होंगे। स्ट्रेन रिंग के अंदर, इस स्ट्रेन रिंग कौन सी होगी? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन जो रिंग होगी उसका रिडक्शंस की बात करेंगे, क्योंकि ये काफी हाईली क्या होता है? एंगल स्ट्रेन होता है, इसके अंदर बहुत सारा एंगल स्ट्रेन होगा, तो ये पाई जो सिग्मा बॉन्ड होंगे वीक होंगे, तो इनको भी ब्रेक कर सकता है। और तीसरी जो कैटेगरी होती है भाई इसके अंदर, किसके अंदर? हाइड्रोजन लाइसिस के अंदर, इसमें एक होती है स्पेशल टाइप होती है, स्पेशल टाइप होती है। वो स्पेशल टाइप क्या होगी? जैसे आपके पास यहां स्पेशल टाइप क्या होगी? जैसे कोई भी अल्काइल ग्रुप के साथ यहां ROBN जुड़ा हो रहे, RSBN जुड़ा रहे, या फिर RNHBN जुड़ा रहे, ये स्पेशल टाइप की रखेंगे हम। तो ये तीन टाइप के सिग्मा बॉन्ड्स को ब्रेक करता है हाइड्रोजन लाइसिस के अंदर, जो भी H2 बेस रिएजेंट की है। क्योंकि हमें किसकी बात करता है? H2 बेस रिएजेंट की बात करा था। तो उन H2 बेस रिएजेंट के अंदर आपके पास तीन टाइप के हैं, ये कौन कौन से? तो वीक सिग्मा बॉन्ड, एक आपके पास स्ट्रेन रिंग के, और एक स्पेशल टाइप होगी जो ये आपके पास ये तीन कंपाउंड मिलेंगे, ठीक है। इन्हीं की बात करेंगे। अब देखो जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो ना ही इसके सिलेबस में ये है, ना ही ये है, ओनली फॉर ये है। तो हम एक बार इसी को लेके चलेंगे, इसी सबसे पहले इसी टाइप को पढ़ेंगे, क्योंकि इस जैम में भी है, नेट में भी, गेट में भी है, ठीक है। ये दो टाइप होंगे नेट गेट के अंदर है, तो इनको जब हम नेट गेट की स्पेशल क्लास लगाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे इनको, इन पॉइंट्स को, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे स्पेशल टाइप्स को। अब देखो स्पेशल टाइप्स को पढ़ने से पहले हमें कुछ प्रोटेक्टिंग ग्रुप के बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले जो हेडिंग लिखेंगे वही है हमारे पास, यही स्पेशल टाइप की। और इस स्पेशल टाइप को पढ़ने से पहले हमें कुछ प्रोटेक्टिंग ग्रुप के बारे में जानना होगा। प्रोटेक्टिंग ग्रुप होते क्या है, सबसे पहले तो वही बात करेंगे। प्रोटेक्टिंग ग्रुप होते क्या है? प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या होंगे उसी की बात करेंगे भाई। देखो कोई भी प्रोटेक्शंस करवाते हैं तो प्रोटेक्शंस करवाने का मतलब क्या हुआ? रिएक्टिविटी कम होना। जैसे यहां मेरे पास एक कोई कंपाउंड है, ये जैसे कोई अल्कोहल है, ठीक है, ये रिएक्टिव चीज है, या कोई भी फंक्शनल, अल्कोहल की बात नहीं करेंगे, कोई फंक्शनल ग्रुप लिख देता हूं यहां, ठीक है। जैसे यहां कोई R कोई फंक्शनल ग्रुप है भाई, ये FG क्या लिखा है? कोई भी फंक्शनल ग्रुप, और उस फंक्शनल ग्रुप में क्या कह रहा हूं मैं? ये रिएक्टिव है, ये क्या है? रिएक्टिव है। और अगर ये रिएक्शंस की, और रिएक्शंस करने के बाद इस फंक्शनल ग्रुप के साथ, जो ये फंक्शनल ग्रुप था, ये प्रोटेक्शंस हो गया, यहां ये PG लिख रहा हूं, मतलब इस फंक्शनल ग्रुप के साथ यहां PG प्रोटेक्शंस हो गया, प्रोटेक्शंस हो गया इसका, तो ये क्या हो जाता है? अनरिएक्टिव हो जाता है, अनरिएक्टिव हो जाता है। और मुझे किसी के साथ रिएक्शंस करवाने हैं तो मैं इजीली करवा लूंगा, और फिर बाद में इसको बाद में डी प्रोटेक्शन भी करना होता है। ये जो अनरिएक्टिव है इसको बाद में हम क्या करवा देंगे? डी प्रोटेक्शंस करवा देंगे, यहां से डी प्रोटेक्शंस करवा देंगे, और क्या बन जाएगा यहां से वापिस RFG। आप कहोगे सर अगर प्रोटेक्शन से डी प्रोटेक्शन करवाना था तो फिर एक बार लगाया क्यों और फिर वापिस हटा क्यों दिया? इसका हम मतलब क्या निकाले कि आपने पहले क्या किया, यहां से RFG तो था, यहां पर भी RFG है, ऐसी रिएक्शन करवा के फायदा क्या हुआ हमें? कि भाई आपने एक बार प्रोटेक्शन किया, बाद में डी प्रोटेक्शन कर दिया। इसको हम क्या कहेंगे? प्रोटेक्शन स्टेप। इसे क्या कहेंगे? प्रोटेक्शंस। तो आपने जो प्रोटेक्शंस करवाया है उसको वापस डी प्रोटेक्शन क्यों कर दिया? ऐसी क्या मजबूरी थी कि ये फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्शन करना जरूरी हो गया था हमारे लिए? देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसी बात को ही। जैसे मान लो आप कोई भी, जैसे लड़कियां ही मान लो, लड़कियां क्या करती हैं, जब भी बाहर निकलती हैं तो हमेशा मेकअप से करके निकलती हैं ताकि अच्छे खूबसूरत दिखे, यही तो होता है। अब मान लो धूप से बचाव करने के लिए मेकअप कर लेती हैं, तो वो क्या क्या जब लड़कियां बाहर निकल रही हैं, जा रही हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं कहीं भी, तो पूरा मेकअप से करके जाती हैं, मतलब वो मेकअप करके जाएंगी, तो वो क्या क्या उसने अपने फेस पे प्रोटेक्शन कर लिया ताकि मेरा फेस खराब नहीं हो जाए, पूरा मेकअप से करके गई। तो यहां क्या हुआ इसका, ताकि उस फेस का पूरा प्रोटेक्शन कर लिया ताकि फेस खराब नहीं हो जाए। और जब वापिस आती हैं तो मुंह धुल लेती हैं, वही मुंह धुल लेती हैं, तो उसका जो प्रोटेक्शन था वो फेस खराब नहीं हुआ, उसका प्रोटेक्शन करके रखा उसने, बाहर घुमाई, धूप में घुमाई, तो यहां क्या हुआ? प्रोटेक्शन वापिस उसको डी प्रोटेक्शन के लिए मुंह धो लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आप
यहां से प्रोटेक्शन किसके लिए क्या था, वही बाहर घूमने के लिए, ताकि मेरा फेस खराब नहीं हो जाए, धूल मिट्टी नहीं लग जाए, धूप नहीं लग जाए, तो यही तो होगा। और वापिस जब आई तो यहां क्या किया उसने, डी प्रोटेक्शन कर लिया। सेम कहानी यहां पर भी है कि इसने क्या किया, कोई दो फंक्शनल ग्रुप होंगे, उसमें से मुझे एक को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, या रिएक्शंस करवानी पड़ेगी, एक को छोड़ना पड़ेगा, दूसरे को नहीं छोड़ना, दूसरे को रिएक्शंस करवानी होगी। पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो गया, कोई भी रिएजेंट जब या रिएक्शंस करने के लिए आएगा तो क्या करेगा, दोनों फंक्शनल ग्रुप पे रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। पर हम चाहते नहीं कि दोनों पे रिएक्ट करे, एक पे रिएक्ट करवाना चाहेंगे तो हम क्या कहेंगे, एक को प्रोटेक्शन कर देंगे ताकि उसकी रिएक्टिविटी कम हो सके, ताकि उसकी रिएक्टिविटी कम हो सके, और बाद में जो उस फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्शंस करने के बाद वो वापस डी प्रोटेक्शंस करवा देंगे। तो यहां चार टाइप के आपके पास प्रोटेक्टिंग ग्रुप पढ़ने होते हैं। कौन कौन से पढ़ने होते हैं, चार टाइप के। एक तो आपके पास एल्कोहल होता है, एक एल्कोहल होता है, दूसरा आपके पास एसिड होता है, एसिड, तीसरा आपके पास एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इनका प्रोटेक्शंस, और जो फोर्थ होता है वो होता है एमीन। एमीन, ये चार टाइप के प्रोटेक्शंस हमें पढ़ने होते हैं। ठीक है, एक एक करके चारों देख लेंगे फटाफट। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अल्कोहल की। अल्कोहल के प्रोटेक्शंस की। देखो अल्कोहल का प्रोटेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो देखो मेरे पास ये अल्कोहल है, अब इसका मुझे प्रोटेक्शंस करवाना है, ये रिएक्टिव चीज है ये। अगर मैं क्या कर देता हूं, यहां इसका प्रोटेक्शंस कैसे करवा सकता हूं, आप कहोगे यहां सर मैं इसको एस्टर बना सकता हूं, यहां CH2 आयोडीन डाल दिया मैंने और बेस डाल दिया, यहां जैसे यहां बेस डाल दिया भाई, ये NH ले लिया मैंने, कोई भी बेस ले लिया और उसके साथ मैंने यहां ये डाल दिया कंपाउंड। तो यहां होगा क्या, ये बेस जो होगा इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकालने का, तो यहां O- बन जाएगा और फिर क्या करेगा, यहां से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, और ये लो मैंने एल्कोहल किस में कन्वर्ट कर दिया, ईथर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ROC2H5, ये प्रोटेक्शंस करवा दिया। तो जो ये रिएक्टिव था, ये अल्कोहल रिएक्ट कर सकता था किसी दूसरे के साथ, अब मैंने उसको एस्टर बना दिया ना ईथर बना दिया, और ईथर आपको पता है रिएक्टिव होता है, इतना रिएक्टिव होता नहीं, इसीलिए एज ए सॉल्वेंट हम यूज कर लेते हैं इसको। तो इसका क्या करवा दिया, प्रोटेक्शन से। इसका मतलब क्या हुआ, अल्कोहल को अगर मैं ईथर में कन्वर्ट कर देता हूं तो उसका प्रोटेक्शन हो जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा। ऐसे यहां आपके पास क्या होगा, जैसे मेरे पास ये अल्कोहल है, यहां बेस डाल दिया NaH, और यहां क्या डाल दिया, PHCH2OH डाल दिया, ये PHCH2, यहां Br डाल दिया, ये लो। तो बताओ ये क्या होगा, इसका प्रोटेक्शन होके क्या बन जाएगा, RO, और यहां CH2PH, यही तो बन जाता है। और जो ये CH2PH होता है इसको बोला जाता है BN, बेंजाइल ग्रुप। ये क्या है, CH2PH है क्या, बेंजाइल ग्रुप। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी को ही ROBN, ये लिख सकते हैं भाई, ये लिख सकता हूं। इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, अब कम हो गई, इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई है। तो जैसे एक एग्जांपल के थ्रू बात करें, अब देखो मैंने क्या कहा था, देखो यहां स्पेशल टाइप के अंदर, स्पेशल टाइप के अंदर देखो ये ROBN, ये BN है क्या, बेंजाइल ग्रुप, ये बेंजाइल ग्रुप है, CH2PH, ये बेंजाइल ग्रुप है। तो यहां से इसका हुआ क्या, प्रोटेक्शन हो गया कि यहां से बेंजाइल, और इसको डी प्रोटेक्शन करना होगा तो मैं क्या डालूं, वही आपके पास H2 बेस रेजिन, H2PDC। यहां से जो H2PDC होगा वो क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शंस कर लेगा। कैसे रिएक्शंस करेगा, आप कहोगे देखो यहां ये क्या करता है, जो ये पीएच की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, यहां से जो पीएच होता है इसकी जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, भाई ध्यान समझना, यहां से इसके डी प्रोटेक्शन के लिए यही बात करना था हमें स्पेशल टाइप में। स्पेशल टाइप में हमें क्या करना है, यही तो बात करनी है कि यहां से ये आपके पास कंपाउंड बनाना है, ये पहले फॉर्म करवाएगा, या फॉर्म नहीं करवाएगा डायरेक्ट दे देगा तो हम डायरेक्ट कर लेंगे। तो देखो यहां पहले इसने फॉर्म कर दिया हमने ये, और इसके डी प्रोटेक्शन के लिए हम क्या किया, H2PDC। तो बताओ जो H2 होता है वो दोनों तरफ जुड़ जाएगा, यहां से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, यहां से ये CH सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। कैसे होगा कि जब यहां से जब H2 आता है तो ये H2 की जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इसके साथ इंटरेक्शंस करके इस H2 के साथ यहां इस H2 को क्या कर देते हैं, पोलराइज कर देती हैं, और पोलराइज करने के बाद यहां आपके पास पार्शियली और पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां पर ऑलरेडी यहां पोलराइज बॉन्ड है, यहां कहते हैं ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन पार्शियली नेगेटिव, यहां पार्शियली पॉजिटिव होगा, और पोलराइज होते ही हम क्या करेंगे, यहां ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा,
और ये नेगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा, तो यहां से सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और क्या हो जाएगा, H2PDC डाल देंगे तो H2PDC, तो हम क्या कहेंगे, एक तो ROH बन गया वापिस और यहां टोल्यूइन बन गया। ये बताओ हमने क्या किया, एक ये क्या कर दिया, डी प्रोटेक्शन। ये कौन सी स्टेप है, डी प्रोटेक्शन, इसको हटा दिया OH को, यहां जो BN लगा हुआ था उसको हटा दिया। तो यही तो स्टेप दिखाने की सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करते हैं कौन, H2 बेस रिएजेंट। ये H2 बेस रिएजेंट ये क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इसको ब्रेक किया जा सकता है। जैसे सेम कहानी इसमें क्या हो जाएगी आपके पास, जैसे ये एग्जांपल दे दिया, डायरेक्ट ये लिख करके दे दिया भाई, ये आपके पास लिख के दे दिया, जैसे क्वेश्चन ये कर दिया और इसमें क्या डाल दिया, सबसे पहला यहां डाल दिया PHCH2Br, ठीक है, यहां साथ में NaH भी है। सेकेंड स्टेप में क्या डाल दिया, ये वन इक्वलेंट है भाई, वन इक्वलेंट, ठीक है, वन इक्वलेंट है। दूसरा क्या डाल दिया, यहां आपके पास CH3 आयोडीन है, साथ में क्या है, वही NaH है, ये भी वन इक्वलेंट है। और थर्ड स्टेप में डाल दिया H2PDC। ध्यान से समझना इस चीज को। देखो यहां मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये जो आपका अल्कोहल है, ये अल्कोहल और ये हाइड्रोजन के पास एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा ज्यादा अच्छा होगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो NaH क्या करेगा, यहां से ये एसिडिक हाइड्रोजन लेगा, इसको नहीं लेगा। तो यहां से क्या हुआ, ये आपके पास सिस्टम बन गया भाई, ये आपका OH रह गया अबोव द प्लेन, ये CH3 हो गया ना, सॉरी ये OH रह गया, ये क्या हो गया OH, ठीक है। और ये आपके पास क्या हो गया, यहां से O डबल बॉन्ड माइनस हो गया, बताओ यही तो हो गया। और अब यहां क्या है आपके पास PHCH2Br, ये यहां टैग कर दे, इस Br को बाहर कर दिया, बताओ यही तो हुआ। यहां से बन क्या जाएगा, अब ये आपका OH है, ये डबल बॉन्ड O और यहां Bn बन गया, ये बेंजाइल PHCH2 क्या है, बेंजाइल ग्रुप Bn बन गया। और अब यहां से क्या डाल रखा है, NaHCH3, तो बताओ ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको निकालेगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, OCH3 में, OCH3 में, ये आपका OCH3 कर दिया, यहां डबल बॉन्ड O और यहां क्या हो गया भाई आपका Bn। और अब यहां क्या डाल दिया आपका H2PDC, H2PDC। तो देखो यहां तो ये CH3 है, इसको तो ब्रेक नहीं करेगा सिग्मा बॉन्ड को, क्योंकि इस OH के साथ ऑक्सीजन के साथ क्या होना चाहिए, Bn होना चाहिए। यहां देखो ये ऑक्सीजन Bn है, तो बताओ इसको ब्रेक कर देगा, क्योंकि Bn में जो pH होता है, इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसको इस H2 को क्या कर देता, पोलराइज कर देता, जिसकी वजह से यहां अपने हाइड्रोजन क्या कर लेता, ट्रांसफर कर लेता और सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर लेता है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी क्या है, पोलराइज है। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, इस चीज का मतलब, इस रिएक्शन का मतलब समझ जाओगे, यहां इसके अंदर की प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, ये आपका वापिस किस में कन्वर्ट हो गया, OH के अंदर आ गया भाई। यहां से ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर दिया, बस आपने इधर हाइड्रोजन दे दिया, इधर हाइड्रोजन दे दिया। देखो अगर मैं इसका मतलब अब क्या है, प्रोटेक्शन से हमें क्या फायदा हुआ, मैं चाहता था कि मेरा OH जो है ये प्रोटेक्शन हो जाए, एसिड नहीं हो। अगर मैं यहां डायरेक्ट क्या करता, यहां NaHCH3 आयोडीन डाल देता, NaHCH3 आयोडीन डाल देता, तो बताओ यहां ये आपके पास क्या है, एसिडिक, ज्यादा एसिडिक है। और ये अगर ज्यादा एसिडिक है तो बताओ यहां से ये इस OH को प्रोटेक्शन ना करके किसको प्रोटेक्शन करता, एसिड को। और मैं चाहता क्या था कि मेरा OH प्रोटेक्शन हो, एसिड प्रोटेक्शन नहीं हो। पर बताओ अगर मैं इसकी रिएक्टिविटी, इस एसिड की रिएक्टिविटी को कम नहीं कर दूं, अगर रिएक्टिविटी नहीं कम करता हूं, तो पहले तो इसी के ऊपर अटैक करेगा, ये इसी के साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ नहीं करेगा। मैं क्या चाह रहा था कि मेरा यहां अल्कोहल ओनली क्या हो, OCH3 में कन्वर्ट हो, एसिड नहीं हो, एसिड एस्टर में नहीं जाए, एसिड जैसा है वैसा ही रही। पर ये पॉसिबल था नहीं, डायरेक्ट इसके साथ अगर रिएक्शन करवाता हूं तो, क्योंकि यहां पहले किसके साथ रिएक्शन होगी, एसिड के साथ होगी। तो मैंने क्या किया, जो ये ज्यादा रिएक्टिव था तो मैं इसकी रिएक्टिविटी को कम कर दिया। कैसे किया रिएक्टिविटी को, प्रोटेक्शन करके। मुझे बाहर जाना था, मुझे बाहर जा रहा था, तो मैंने क्या किया, अपना फेस को प्रोटेक्शन कर लिया, मतलब क्या कर लिया, मेकअप कर लिया। मेकअप करने से फायदा क्या हुआ, इसका प्रोटेक्शन हो गया, इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई। पर जैसे ही उसके बाद मैंने ये डाल दिया, तो ये तो रिएक्टिव था ही नहीं अब, और इसके साथ रिएक्शन कर ली इसने। और यही चाहता था कि ये रिएक्शन करे, ये नहीं करे। अब जो मैंने प्रोटेक्शन किया है उसको वापस डी प्रोटेक्शन भी करना होगा, तो मैंने क्या किया, इसको वापस डी प्रोटेक्शन करवा दिया।
और मेरा जो मैं चाहता था कि अल्कोहल प्रोटेक्शन हो, मतलब अल्कोहल ईथर में कन्वर्ट हो, वो अल्कोहल ईथर में कन्वर्ट भी हो गया। यही प्रोटेक्शन की कहानी होती है। प्रोटेक्शन हम क्यों यूज करते हैं? किसी एक रिएक्टिव स्पीसीज को अनरिएक्टिव बनाने के लिए, किसी एक रिएक्टिव स्पीसीज को अनरिएक्टिव बनाने के लिए हम प्रोटेक्शन यूज करते हैं। फटाफट बताओ, ये अल्कोहल की बात समझ में आ गई क्या? फटाफट बोलो भाई, अल्कोहल की बात समझ में आ गई क्या? लड़कियां ज्यादा करती है ना मेकअप, तो लड़के कहां करते हैं? लड़के तो बेचारे 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं, हैं? अरे लड़कियां ही तो करती हैं मेकअप, और कौन करता है? लड़के कहां करते इतना मेकअप है भाई? ठीक है, बताओ समझ में आ गया? ओके, फटाफट आगे बढ़ते हैं भाई। देखो देखो यहां सेकंड की बात करते हैं। ऐसे ये अल्कोहल की बातें थी, या हम सेकंड बात करें किसकी? एल्डिहाइड कीटोन की। एल्डिहाइड कीटोन के प्रोटेक्शंस की बात करता हूं। देखो एल्डिहाइड कीटोन के प्रोटेक्शंस की अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे पास ये कोई एल्डिहाइड है, ठीक है, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए 2 रिएजेंट यूज किए जाते हैं। 2 रिएजेंट कौन से यूज किए जाएंगे? जैसे एक तो ये मेरे पास रिएजेंट हो जाएगा, या तो थायोल लिया जाएगा आपके पास इन एसिडिक मीडियम प्रोटेक्शंस के लिए, या फिर आपके पास थायोल लिया जाएगा या डायोल लिया जाएगा। ये आपका थायोल हो गया, और ये ऊपर कौन सा है? डायोल। या तो लुईस एसिड लिया हुआ होगा, या फिर एसिडिक मीडियम, या तो लुईस एसिड के साथ करेगा या एसिडिक मीडियम के साथ। तो जो ये आपके पास कीटोन था, ये क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन हो जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इस टाइप से बना लेगा। ये डायल जुड़ गया इस कीटोन के साथ। यहां पर क्या है? थायोल ले रखा है, तो थायल जुड़ जाएगा, ये थायल जुड़ जाएगा। ये प्रोटेक्शंस करवा दिया, मतलब ये आपका रिएक्टिव स्पीसीज था, तो मैंने उसको अनरिएक्टिव कर दिया। अब ये रिएक्ट नहीं करेगा। बताओ क्या कीटोन रहा है? नहीं रहा है कीटोन। और इसको डी प्रोटेक्शन करवाने के लिए क्या करते हैं? या डी प्रोटेक्शन के लिए या तो आपके पास H+H2O डाल दिया जाता है, या फिर इसमें Hg+2H2 मतलब Hg+2H2O डाल दिया जाता है। H+ का सोर्स मतलब कोई भी हो, जैसे TS हो गया, कहीं से भी H+ का सोर्स आ रहा हो, तो ये क्या हो जाएगा? वापिस डी प्रोटेक्शन होकर के वापिस कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि मुझे लास्ट में तो क्या करना था? डी प्रोटेक्शन भी तो करवाना पड़ेगा भाई। तो यहां लास्ट में हमारा डी प्रोटेक्शन भी करवाना पड़ेगा। तो ये प्रोटेक्शन स्टेप मैंने इसको रिएक्टिविटी को कम किया, और यहां फिर वापस डी प्रोटेक्शन करवा दिया। इसकी बात करें तो यहां पर भी यही सेम रिएजेंट आपके पास H+H2O लिया जा सकता है, या आपके पास Hg+2H2O लिया जा सकता है। तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा? वापिस इसको कीटोन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। पर इसका एक और ध्यान रखना है प्रोटेक्शन से, ये यहां OH को हटाना है, तो यहां रानी निकल यूज कर लिया जाता है, रानी निकल, या फिर H2 निकल, या फिर H2 निकल। ये क्या करेगा? यहां से डीऑक्सीजनेशन ही कर देता है, मतलब यहां से एक हाइड्रोजन इधर ट्रांसफर करेगा, एक इधर करेगा। सेम यहां पर भी एक हाइड्रोजन इधर देगा, एक हाइड्रोजन इधर देगा। तो बताओ क्या हो जाएगा? दोनों तरफ क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। मतलब जो आपका कीटोन था, ऑक्सीजन था, उस कीटोन का ऑक्सीजन को भी हटा दिया इसने। यहां आपके पास दोनों तरफ हाइड्रोजन जोड़ देगा। ये बात ध्यान रखना है, बस ये बातें बस ध्यान रखना। ये इसकी प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन की कहानी है। सेम कहानी यहां पर भी आएगी कि पहले आपको 2 कंपाउंड दे देगा। जैसे ये मेरे पास 2 कंपाउंड दे दिए, एक तरफ मैंने ये एस्टर ले लिया, और यहां मैंने क्या ले लिया? कीटोन ले लिया। और इसकी रिएक्शन सबसे पहले मैंने क्या डाल दी? यहां आपके पास थायोल डाल दिया इन एसिडिक मीडियम। मैंने कहा या तो एसिडिक मीडियम हो गया, लुईस एसिड के साथ होगी। दूसरा मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, और तीसरा मैंने यहां H+H2O डाल दिया। तो देखो यहां क्या हुआ? मैंने कहा देखो यहां अगर मैं डायरेक्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल देता, तो बताओ ये इस एस्टर को भी रिड्यूस करता और इस कीटोन को भी रिड्यूस करता, मतलब दोनों को रिड्यूस कर देता। बट यहां मैंने क्या किया? सबसे पहले ये आपके पास क्या लिया? थायोल ले लिया। तो ये क्या किया? इसकी रिएक्टिविटी को, कीटोन की रिएक्टिविटी को कम कर दिया इसने। प्रोटेक्शन हो गया। बताओ OET, बताओ क्या हो गया? प्रोटेक्शन हो गया। यहां यही लगा लो भाई, इसको यहां, इसको ये कीटोन को यहां लगा लो, ठीक है, यहां लगा दो, इसमें यहां लिख दिया, तो ठीक है। ये प्रोटेक्शन करवा दे, कहीं पर भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि यहां प्रोटेक्शन नहीं करेगा, सब हर जगह करेगा भाई, ठीक है। ये आपके पास प्रोटेक्शन करवा दिया। अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेता तो सबसे पहले रिएक्टिव कीटोन के साथ करता, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है।
बट मैंने क्या किया, इसकी रिएक्टिविटी कम कर दिया प्रोटेक्शन करके, और अब मैंने क्या किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया। तो क्या करेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बताओ, इस एस्टर को किस में रिड्यूस कर देगा, एल्कोहल के अंदर। इस एस्टर को एल्कोहल के अंदर रिड्यूस कर दिया, ये लो भाई। अब क्या होगा बताओ, H+H2 डाल दिया, H+H2 डाल दिया, तो क्या कर देगा, डी प्रोटेक्शन। क्या कर देगा, वापिस कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। तो देखो यहां कीटोन तो आपका एज इट इज है, पर एस्टर जो है वो क्या हो गया है, रिड्यूस हो चुका है। तो हम चाहते थे क्या कि हमारे पास जो लेस इलेक्ट्रोफिलिक है वो पहले रिड्यूस हो, तो हम क्या कर दिया, जो मोर रिएक्टिव था उसका प्रोटेक्शन करवा दिया, उसका प्रोटेक्शन करवा दिया, उसके प्रोटेक्शन के बाद लास्ट में उसको डी प्रोटेक्शन करवा दिया, और जिसको चाहते थे कि ये रिड्यूस हो, ये रिड्यूस भी हो गया। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, आपके पास जैसे ये एग्जांपल दे दिया जाए भाई, ये एग्जांपल दे दिया जाए, ठीक है, और इसमें सबसे पहले क्या डाल दिया, जैसे ये SH डाल दिया। बताओ फटाफट तुम ही लोग करो ये रिएक्शंस, फटाफट करो भाई, ये रिएक्शंस करो। ये आपके पास एग्जांपल 1 है, यहां लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, और ये थर्ड आपके पास CH3 आयोडीन है। फटाफट करो भाई, फटाफट करो, ये तुम ही करो, ये एग्जांपल फटाफट करो भाई, ये क्वेश्चंस करो तुम ही लोग, ठीक है। ऐसे ही आपके पास एमीन के प्रोटेक्शंस की भी यूज कर सकते हैं, एमीन के प्रोटेक्शंस की। ये एग्जांपल करो फटाफट सभी, मैं इसमें और आगे एग्जांपल की बात करता हूं, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं, एमीन के प्रोटेक्शंस। देखो एमीन के प्रोटेक्शंस के लिए दो टाइप के जो मोस्टली यूज किए जाते हैं, वो दो रिएजेंट यूज किए जाते हैं। तो CbZCl यूज किया जाता है, CbZCl एमीन के प्रोटेक्शन के लिए, और एक किया जाता है बोक। CbZCl और बोक क्या होते हैं, ये दोनों रिएजेंट यूज किए जाते हैं इसके प्रोटेक्शन के लिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए। नेट में इस बार इसी से बोक के प्रोटेक्शन के डी प्रोटेक्शन की बात की थी, बोक को जोड़ रखा था और कहा था इसके डी प्रोटेक्शन के लिए कौन सा रिएजेंट यूज किया जाएगा। 2 मार्च के अंदर इस बार नेट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, 3 दिसंबर 2020 के अंदर इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा था। यहां बोक दे रखा था, एमीन का प्रोटेक्शन करवा रखा था। देखो यहां CbZCl क्या होता है, CbZCl होता है ये आपके पास, यहां Bn होता है, Bn क्या होता है, CH2PH, ये होता है CbZCl, ये क्या होता है, CbZCl है। यहां क्या है, क्लोरीन आपका। फटाफट करो भाई क्वेश्चंस, और मुझे बताओ कि यहां हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये आपका CH2, बताओ कुछ क्वेश्चन में कुछ गलती तो नहीं है, सही है क्या क्वेश्चन, बताओ ये क्वेश्चन फटाफट करो, ये क्वेश्चन करो। ये आपका होता है, यहां क्या होता है, CbZCl, और बोक जो होता है, बोक होता है ये आपके पास, ये आपका बोक होता है, ठीक है। तो ये दो रिएजेंट फेमस होते हैं एमीन के प्रोटेक्शंस के लिए। मैंने कहा नेट के अंदर इस बार इसी से क्वेश्चन आया था। ये दोनों जो एमीन का प्रोटेक्शन है, ये जेम के सिलेबस में भी नहीं है, जेम में नहीं आता ये क्वेश्चन, ठीक है। तो जो आपके जेम के अंदर था वो प्रोटेक्शन का, वो यही था, अल्कोहल और कौन सा, एल्डिहाइड कीटोन का। तो ये आपके पास जैसे क्वेश्चन दे दिए, इसमें इनके प्रोटेक्शन के लिए जैसे कोई भी एमीन डाल दिया, ये आपके पास RNH2 है, और इस RNH2 में सबसे पहले जैसे मैंने डाल दिया बेस डाल दिया, जैसे आपने यहां ले लिया Na2CO3 या K2CO3 जो भी है, ये आपने K2CO3 ले लिया, और उसके साथ लिख दिया बोक का होल ट्वाइस ऑक्सीजन, ये आपके पास लिख दिया। ये आपकी पहली स्टेप होगी प्रोटेक्शन की। तो ये कौन सी स्टेप होगी, प्रोटेक्शन की स्टेप होगी। कैसे करोगे, सबसे पहले जो K2CO3 होगा उसमें से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लोगे, यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकाला तो ये NH- हो गया, और अब यहां पर क्या डाल दिया, प्रोटेक्शन करवा दिया। ये आपका था भाई, ये आपका बोक था। तो ये NH- जो होगा वो यहां अटैक करेगा और इसको बाहर कर देगा। बताओ सिंपल रिएक्शन हो जाएगी, और क्या बन जाएगा, यहां से NH, और ये आपका क्या बन जाएगा, यहां डबल बॉन्ड O, और ये आपके पास, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, यहां रफ करके, जगह कम है भाई, ठीक है, यही लिख देता हूं, यहां बना देता हूं, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा आपके पास RNH, और ये डबल बॉन्ड O,
और ऑक्सीजन ये आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बोक प्रोटेक्शन हो गया। यही क्वेश्चन आया था, इसको डी प्रोटेक्शन करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज किया जाएगा नेट के अंदर 2 मार्क्स के अंदर। तो देखो इसका रिएजेंट यूज किया जाता है H+ का सोर्स। बोक को डी प्रोटेक्शन करने के लिए H+ का सोर्स यूज किया जाता है। ध्यान रखना, ये आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोटेक्शन करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है, डी प्रोटेक्शन के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए इसका बोक और CBZ यूज किया जाता है, और डी प्रोटेक्शन के लिए यहां बोक के लिए क्या जाता है TFA। बहुत ही फेमस रिएजेंट होता है ये TFA। TFA होता है, क्या होता है, यहां ट्रिफ्लिक एसिड होता है। ये TFA क्या होता है, ट्रिफ्लिक एसिड CF3C OOH डबल बॉन्ड OOH। तो ये ट्रिफ्लिक एसिड होता है जो क्या रखता है H+ रखता है, जो क्या रखता है H+। ट्रिफ्लिक एसिड क्या हो गया CF3C डबल बॉन्ड OH, यही तो हो गया ट्रिफ्लिक एसिड। तो ये क्या करेगा, ये H+ लेगा यहां से। बताओ ये ऑक्सीजन जो कार्बोनिल के होंगे ये क्या करेंगे H+ ले लेंगे, और यहां का जो CH3 था, ये CH3 का हाइड्रोजन यहां से यहां शिफ्ट होता है, यहां से यहां शिफ्ट होता है, और यहां से ये हाइड्रोजन तो ले ही रखा था इसने, यहां से ये बन जाता है। तो यहां से हुआ क्या, देखो यहां से आपके पास क्या बन गया RNH, यहां से क्या हो गया भाई RNH, ये RNH, और यहां क्या बन गया ये आपका OH, और यहां क्या हो चुका है डबल बॉन्ड OH। और यहां क्या होता है आपके पास ये एसिड है, ये नाइट्रोजन बेस होता है, तो यहां से H+ लेकर के CO2 की फॉर्म में बाहर हो जाता है, और क्या बन जाता है यहां से RNH2 प्लस CO2 का फॉर्मेशन हो जाता है, और डी प्रोटेक्शन हो जाता है। मतलब यहां से आपके पास ये क्या निकल गया, ये आपका डी प्रोटेक्शन हो गया TFA। तो ध्यान रखना ये TFA क्या है, कोई भी H+ का सोर्स यूज किया जाता है बोक को डी प्रोटेक्शन करने के लिए। बोक को डी प्रोटेक्शन करने के लिए क्या यूज किया जाता है TFA। यही आपके पास इस बार नेट 2019 के नेट 2020 के अंदर दिसंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स के अंदर, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका कौन प्रोटेक्शन करता है, कौन डी प्रोटेक्शन करता है, ये ध्यान रखना आपको। जैसे मैं यहां एक और एग्जांपल लेता हूं किसका, CBZ का। दूसरा मैंने क्या कहा कि CBZ का प्रोटेक्शन होता है। देखो CBZ की बात करता हूं, जैसे आपके पास ये आपका एमीन है, ये आपका एमीन है, और यहां क्या डाल दिया जाता है आपकी में, यहां मान ले NaCO3 डाल दिया, और इसके साथ क्या डाल दिया मैंने, ये आपका Cl हो गया, और ये OBN हो गया, यही क्या है CBZCl है। तो बताओ यहां बेस होगा तो क्या करेगा, इसको सबसे पहले RNH- बना लेगा, बताओ, और यहां अटैक करके Cl को बाहर कर देगा। तो बताओ क्या बन जाएगा यहां से RNHC डबल बॉन्ड OBN। अब देखो यहां यही तो चीज बताई थी अभी तो कहा था कि R ऑक्सीजन के साथ अगर क्या जुड़ा होता है, BN जुड़ा होता है, बेंजाइल ग्रुप है। तो यहां से H2PDC बेस्ड रिएजेंट अगर यूज करते हो तो ये क्या कर देता है, डी प्रोटेक्शन कर देता है। मतलब यहां देखो वही तो है आपका H2PDC H2 बेस्ड रिएजेंट। तो CBZ को डी प्रोटेक्शन करने के लिए बताओ कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे। आपके पास ये क्या है, डी प्रोटेक्शन करवा रहा हूं, ये क्या है डी प्रोटेक्शन के लिए। ध्यान रखना है क्या कौन प्रोटेक्शन करता है, कौन डी प्रोटेक्शन। डी प्रोटेक्शन करने के लिए यहां से अब क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, यहां H, और आपके पास क्या बन जाएगा RNHC डबल बॉन्ड OH, और ये साथ में ये BN के साथ H लेकर क्या बन जाएगा, टोल्वीन बन जाएगा। और आपको पता है कि यहां NH के साथ अगर CH जुड़ा होता था, अभी बताया था कि यहां से CO2 की फॉर्म निकल जाता है, ये CO2 की फॉर्म में निकल जाता है, अपने नाइट्रोजन जो होता है इसका एसिडिक हाइड्रोजन ले लेता है, और यहां RNH2 प्लस CO2 बाहर हो जाता है, और ये क्या हो गया, डी प्रोटेक्शन। मतलब यही चीज मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था कि अगर मेरे पास एमीन के पास CBZ जुड़ा हुआ हो, एमीन के साथ CBZ, तो वहां क्या हो जाएगा, जिसका डी प्रोटेक्शन हो जाएगा RNH2 में। तो ध्यान रखना है कि CBZ का डी प्रोटेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं हम, H2PDC। और यहां किसका डी प्रोटेक्शन के लिए, बोक का डी प्रोटेक्शन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, TFA। मतलब कोई भी एसिड H+ का सोर्स हो, यहां कोई भी H का प्लस का सोर्स हो, जैसे यहां मैं ले लिया TSOH ले लिया, तो ये भी तो H+ का सोर्स है, बिल्कुल ये डी प्रोटेक्शन करेगा। ठीक है, फटाफट बताओ यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम हो तो। इसके साथ मैं कुछ क्वेश्चंस और लिख देता हूं, इसके पास ही 1-2 क्वेश्चंस लिख देता हूं भाई, फटाफट इनको कंप्लीट करेंगे, इनको फटाफट कंप्लीट करोगे।
फटाफट इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर 1, फटाफट करो भाई। यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेंगे? चारों क्वेश्चन का आंसर तो एक पीछे भी बताया था। बताओ क्या क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन ही नहीं देखा है अभी तक। अभिषेक क्या कर रहा था भाई अब तक? बताओ फटाफट, किसी कोई प्रॉब्लम हो तो फटाफट बताओ, वरना आगे बढ़े। क्वेश्चन को सोल्व हुए कि बताओ। बताओ ये क्वेश्चंस। हाँ वही पूछ रहा हूं भाई, बताओ ये क्या आंसर होगा इसका, फटाफट बताओ। तो बताओ गलत है क्या क्वेश्चंस? फटाफट बोलो भाई, गलत है या सही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे केस वहां प्रोटेक्शन की थोड़ी ना, CCl3 थोड़ी क्या था वहां, पूरा वो रिएजेंट पूरा मिलकर के प्रोटेक्शन कर रहा था। ठीक है, यही एल्डिहाइड कीटोन के लिए 2 ही प्रोटेक्शन आपको यूज करने हैं। ठीक है अकेश, ठीक है। बताओ कर लिए क्या? आदित्य कंफ्यूज कुछ नहीं होना है। कौन प्रोटेक्शन करेगा, कौन डी प्रोटेक्शन, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ। देखो ये एल्डिहाइड कीटोन के लिए, ये मैंने कहा था ये आपका क्या करेगा प्रोटेक्शन से। पहली स्टेप ये क्या है, प्रोटेक्टिंग स्टेप। ये क्या है, प्रोटेक्टिंग स्टेप। ये क्या है, डी प्रोटेक्टिंग स्टेप। जो आपका प्रोटेक्शन हुआ था, यहां से रिएक्टिविटी कम हो गई, ये वापस कीटोन में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब डी प्रोटेक्टिंग स्टेप है ये। ठीक है आदित्य, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शंस, मल्टीपल स्टेप जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बीच में पूछ ली जाती है ऐसी रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस क्या करते हैं, उनके बीच में मल्टीपल जो स्टेप की रिएक्शंस होती हैं उनके बीच में कहीं पूछ ली जाती है, और आप कंफ्यूज हो जाते हो क्या करे सर आगे। जैसे इसमें क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए, सभी कह रहे हैं सर क्वेश्चन ही गलत है। तो जब 2 फंक्शनल ग्रुप दिए ही नहीं है तो प्रोटेक्शन किस बात का? अरे भाई प्रोटेक्शन ये थोड़ी नहीं कहता है कि भाई 2 फंक्शनल ग्रुप ही होने चाहिए। मैंने ये कब कहा? मैंने कहा एल्डिहाइड फर्स्ट स्टेप का मतलब क्या हुआ कि यहां थायोल दे दिया इन BF3, तो बताओ इसका प्रोटेक्शन होगा, इसका क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा। ये लो प्रोटेक्शन, बताओ ये तो होगा, प्रोटेक्शन होगा। ये एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड को यहां एल्डिहाइड रहा ही नहीं, अब इसकी रिएक्टिविटी खत्म हो गई। बताओ सेकंड स्टेप में क्या डाल दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बताओ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, कार्बोनिल को रिड्यूस करने का काम करता है। पर इसके साथ ही मैंने एक और प्रॉपर्टी भी बताई थी आप लोगों को। एक प्रॉपर्टी और क्या बताई थी, मैंने कहा था कहीं दिख जाए एसिडिक हाइड्रोजन कहीं एसिडिक हाइड्रोजन अगर दिख भी जाता है तो उस एसिडिक हाइड्रोजन को ही क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है और H2 गैस बना लेता है। बाहर में जाए कार्बोनिल तो अगर उसके साथ है तो अगर H+ दिख जाता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले उस एसिडिक हाइड्रोजन को ही एब्स्ट्रैक्ट करता है, कार्बोनिल को तो छोड़ देता है। इसीलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ मैंने कहा था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो सॉल्वेंट के साथ ही रिएक्शन कर लेता अगर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक हो तो यहां बताओ क्या ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है क्या? बिल्कुल एसिडिक हाइड्रोजन है। आप कहोगे कैसे, क्योंकि तो हम क्या होता है बताओ एसिडिक हाइड्रोजन, जीओसी में पढ़ा था तुम लोगों ने, क्या बताया था मैंने, एसिडिक हाइड्रोजन किसको कहते हैं, जो H+ निकलने के बाद बनने वाला कार्बन आयन अगर स्टेबल हो जाए तो एसिडिक हाइड्रोजन कहलाएगा। बताओ यहां नेगेटिव चार्ज बनेगा अगर ये हाइड्रोजन निकालता है तो। बताओ ये सल्फर का क्या काम है, सल्फर क्या करेगा, यहां सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो यहां से अपने इलेक्ट्रॉन दोनों सल्फर को डोनेट कर सकता है। मैंने कहा था सल्फर जो होता है वो -m और +m दोनों की तरह बिहेव करता है, वो डिपेंड करता है साइड में लेने वाला है देने वाला है। तो यहां क्या होगा, ये आपका डोनेट करेगा तो ये माइनस वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, मतलब -m लगाएगा। बताओ तो सल्फर के बगल में जो नेगेटिव चार्ज बना है वो क्या है,
यहां हाईली स्टेबल नेगेटिव चार्ज है क्योंकि -m से दोनों तरफ से स्टेबलाइज हो रहा है। तो यहां ये हाइड्रोजन जो था एसिडिक हाइड्रोजन था। अब थर्ड स्टेप में बताओ क्या है आपके पास, या मिथाइल आयोडाइड यहां अटैक कर दिया और इसको बाहर कर दिया, इसको बाहर कर दिया है भाई। ये आपका क्या हो गया है, ये सल्फर और यहां CH3। अब क्या है भाई, यहां फोर्थ स्टेप में और लिख लो H+H2 डी प्रोटेक्शन के लिए, या राने निकल लिख दो। तो बताओ यहां क्या हो जाएगा, H+H2 क्या करेगा, वापिस इसको क्या कर देगा, डी प्रोटेक्शन कर देगा, इसको वापिस डी प्रोटेक्शन। और यहां क्या आ गया CH3, मतलब जो आपका एल्डिहाइड था वो दिख रहा था वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, कीटोन के अंदर। वो किस में आ चुका है, कीटोन के अंदर। फटाफट बताओ क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया, फटाफट सभी बताओ। सेलेस, मेरा मतलब ये है कि अगर कार्बोनाइल आए तो प्रोटेक्शन किस लिए, प्रोटेक्शन के लिए किसको प्रीफर करना। अरे बताया तो एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन के प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। सामने लिखा नहीं दिख रहा क्या, एल्डिहाइड जो ज्यादा एसिडिक होगा ना, जो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा वो पहले प्रोटेक्शन होगा। तो इतना एग्जामिनर बेवकूफ थोड़ी ना है भाई कि दोनों देगा, क्योंकि दोनों ही प्रोटेक्शन हो जाएंगे फिर, ठीक है, दोनों ही प्रोटेक्शन हो जाएंगे। सिलेस अगर एसिड क्लोराइड दे देता है और यहां एस्टर दे देता है तो किसी को प्रोटेक्शन नहीं करवाना है। ये देख सामने लिखा हुआ है, तुम लोग पढ़ते क्यों नहीं हो, यही तो चीज का मुझे, ये देख सामने लिखा हुआ प्रोटेक्शन एल्डिहाइड और कीटोन का। पता नहीं पढ़ना आ रहा है कि तुम्हें नहीं आ रहा है सिलेस, ये पढ़ लिया कर भाई। एल्डिहाइड कीटोन का ही प्रोटेक्शन करता है और किसी का नहीं करता है, ठीक है, ठीक है सिलेस, ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। देखो यहां ध्यान से देखो भाई, ये फिक्स होते हैं प्रोटेक्शन के लिए रिएजेंट, प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन के लिए, ये ध्यान रखना है। प्रोटेक्शन के लिए और डी प्रोटेक्शन के लिए फिक्स होते हैं, ऐसा नहीं कि मन में आए वही प्रोटेक्शन करवा दे, ऐसा नहीं होता है। ये लो स्लाइड नंबर 8 भाई, ये आपका जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है पर नेटगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बोक और CBZ का, ठीक है। तो ये मैंने कहा ध्यान रखना है, ये दोनों देखो याद क्या रखोगे, इन दोनों को याद रखोगे भाई कि भाई प्रोटेक्शन यूज करने के लिए बोक और CBZ यूज किया जाता है। और बोक और CBZ, बोक को डी प्रोटेक्शन, आप डी प्रोटेक्शन स्टेप भी याद रखनी होगी। डी प्रोटेक्शन बोक के लिए तो TFA, मतलब कोई भी H+ का सोर्स, TFA जरूरी नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कोई भी H+ का सोर्स, ठीक है। और इसके लिए कौन सा, इसके लिए मतलब था मेरे को कि PDC यूज करते हैं, H2PDC या कोई भी H2 बेस रिएजेंट, कोई भी H2 बेस रिएजेंट, कि इसको डी प्रोटेक्शन के लिए, इसका डी प्रोटेक्शन लिखा है मैंने, ये बस ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चंस बताओ फटाफट किए क्या, यहां देखो ये मेरे पास H2 बेस है, यहां क्या है NHBN है, बताओ बताया था RNHBN होता है, RNH और उसके साथ अगर BN आ जाए बेंजाइल ग्रुप है तो ये हाइड्रोजन क्या कर देगा, इधर एक हाइड्रोजन जोड़ देगा, इधर हाइड्रोजन जोड़ देगा, तो ये क्या होगा, डी प्रोटेक्शन हो गया। और ये वापिस किस में आ जाएगा, एमाइड के अंदर, यहां क्या हो जाएगा आपका RNH2 प्लस ये क्या बन जाएगा BN, PH टोल्विन बन जाएगा। बताओ ये आपका CH2 होगा, वो CH3 में कन्वर्ट हो चुका होगा। यहां पर देखो ये H2PDC है, बताओ ये मेरे पास BN है, तो यहां से बताओ क्या कर देगा, डी प्रोटेक्शन कर देगा, ये आपका डी प्रोटेक्शन हो गया। तो बताओ इधर हाइड्रोजन जोड़ देगा, इधर हाइड्रोजन जोड़ देगा, बताओ क्या हो गया आपके पास, क्या बन गया, ये आपका NH और ये आपका C डबल बॉन्ड OH। मैंने अभी बताया था नाइट्रोजन के साथ एसिड नहीं जुड़ सकता, तो यहां से CO2 निकल जाएगी, तो यहां से CO2 निकल जाएगी तो क्या बन जाएगा आपका RNH2 प्लस CO2, ये डी प्रोटेक्शन हो गया है। यही तो था भाई CBZ है, यही पूरा तो क्या है CBZ है, ये यही तो CBZ है पूरा। इसकी बात करते देखो H2 बेस रिएजेंट, H2 बेस रिएजेंट बताओ, आपको पता है कि यहां हाइड्रोजिनेशन और हाइड्रोजन लाइसिस दोनों रिएक्शन करता है। एल्कीन है तो बताओ दोनों एल्कीन को भी रिड्यूस करेगा, और देखो यहां हाइड्रोजन लाइसिस भी करेगा, OBN है तो यहां OBN होगा तो इसका भी डी प्रोटेक्शन होगा, इसका भी भाई क्या होगा, डी प्रोटेक्शन होगा। यहां नाइट्रोजन था, ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहां एल्कीन हट जाएगी, ये बताओ कि किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, OH के अंदर। और ये दोनों एल्कीन का भी क्या हो गया होगा, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन से, क्योंकि H2PDC पिछली क्लास में पढ़ाया था हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी देती हैं। अब उसके आगे क्या दिया हुआ है, BH3 है क्या, इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर। और अगर इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर है तो याद करो एमाइड को किस में रिड्यूस करता था, एमीन के अंदर रिड्यूस करता था। ये क्या है, एमाइड दे रखा है, और एमाइड होगा तो किस में कन्वर्ट होगा भाई, ये एमीन के अंदर,
ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका एमीन के अंदर, यहां आपका OH। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, यहां प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहां हाइड्रोजन। बताओ एमीन बनाना है हमें, एमाइड है ये, कार्बोनिल नहीं है कि अल्कोहल बना दोगे। बताओ ये चीज समझ में आ गई, फटाफट बोलो भाई, फटाफट बोलो भाई। ठीक है सलेस, कोई दिक्कत नहीं। ट्रिफ्लिक एसिड, TFA की फुल फॉर्म होती है ट्रिफ्लिक एसिड। अरे मैंने ये कहा है कि आपको एग्जाम में TFA लिखा मिल जाएगा, इसलिए मैंने TFA लेके चला हूं, क्योंकि मोस्ट जो कॉमन लिया जाता है वो TFA लेते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, इसीलिए मैंने TFA यूज कर लिया। ठीक है, वरना ये ध्यान रखो बस H+ का सोर्स लगता है, नेट गेट वाले बच्चे ज्यादा ध्यान रखना है। जेम के में CBZ और बोक नहीं है भाई। ठीक है, एल्डिहाइड का और कीटोन का प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन की बात आती है, वो ध्यान रखना है, अल्कोहल का। ठीक है, अब देखो यहां बात करते हैं नेक्स्ट से। अब देखो इसमें क्या क्या बचा है। सबसे पहला ए पार्ट जो स्पेशल टाइप था हमारा, देखो ध्यान दो इधर, क्या क्या चीजें हम हाइड्रोजन लाइसिस में पढ़ने वाले थे। देखो जेम के पॉइंट ऑफ व्यू खत्म हो चुका है। जेम के पॉइंट ऑफ व्यू मैंने कहा ये आपके पास स्पेशल टाइप था, ये स्पेशल टाइप हमारा खत्म हो गया है, प्रोटेक्शन के साथ पढ़ लिया हमने। ठीक है, बात करते हैं इन दोनों की। इन दोनों ये नेट गेट के क्लास में ही होगा, क्योंकि यहां जेम के अंदर ये टॉपिक्स दोनों ही है नहीं सिलेबस में। अगर ये नहीं है तो हम अलग से जब नेट गेट की क्लास लगाएंगे तो उसमें इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे हाइड्रोजन लाइसिस से। ठीक है, अब याद करो जब मैंने H2 बेस रिएजेंट पढ़ाए थे तो मैंने कहा था 3 टाइप की रिएक्शंस हमें इसके अंदर पढ़नी होती है। कौन कौन सी थी, एक तो हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस में 2 टाइप के थे कि कौन कौन से थे, हाइड्रोजिनेशन और हाइड्रोजन लाइसिस। हाइड्रोजिनेशन हमने पूरा पढ़ लिया है, हाइड्रोजन लाइसिस के अंदर ये 2 पॉइंट रह गए नेट गेट के पॉइंट, जेम के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो गया है, मतलब हमने हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस कंप्लीट कर ली हैं। दूसरी कौन सी रिएक्शन बताई थी, होमोजीनियस रिएक्शंस। और तीसरी कौन सी बताई थी, कायरल बेस रिएजेंट, या मैं कहूं एसिमेट्रिक रिएजेंट, एसिमेट्रिक बेस रिएजेंट। तो इसका मतलब यहां हमारे पास अब सेकंड हमारे पास टाइप कौन सा आएगा, यहां कौन सा होगा भाई, होमोजीनियस रिएजेंट लिखेंगे, होमोजीनियस। होमोजीनियस की कहानी पढ़ेंगे थोड़ी देर। ठीक है, हेडिंग लिखेंगे होमोजीनियस रिएजेंट। होमोजीनियस रिएजेंट। देखो होमोजीनियस रिएजेंट और हेट्रोजीनियस के अंदर क्या डिफरेंस है वही बात करेंगे। देखो होमोजीनियस हो चाहे हेट्रोजीनियस, उसमें H2 तो होगा, क्योंकि हम इसी से तो पहचानने वाले हैं कि H2 बेस रिएजेंट होगा। हेट्रोजीनियस के अंदर क्या होता नहीं होता था, यहां जो होता है यहां OMC रिएजेंट होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक। OMC का मतलब क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। यहां क्या होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कोई रिएजेंट होता है इसके अंदर। जबकि हेट्रोजीनियस के अंदर कोई ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट नहीं होता है, जबकि होमोजीनियस रिएजेंट के अंदर ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट होता है। और इसके साथ क्या होता है, सॉल्वेंट, और जो भी कंडीशंस होंगी रिएक्शन की कंडीशन वो तो होंगी। तो ये 3 बेसिकली बातें होंगी इसके अंदर। बस जो डिफरेंस होगा वो ये होगा कि ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट होमोजीनियस के अंदर होता है, जबकि हेट्रोजीनियस के अंदर नहीं होता है। ठीक है, अब होमोजीनियस में क्या, इस ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट के अंदर मोस्ट जो कॉमन रिएजेंट होता है वो होता है विल्किंसन कैटलिस्ट। कौन सा होता है, विल्किंसन कैटलिस्ट। क्या होता है, पढ़ा हुआ होगा, RH PPH3Cl। ये जो रिएजेंट होता है ये इसको बोला जाता है विल्किंसन कैटलिस्ट, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक के अंदर भी पढ़ोगे ये रिएजेंट। ठीक है, विल्किंसन कैटलिस्ट। तो जो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज करवा लेता है। इसी विल्किंसन कैटलिस्ट की आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के अंदर डिफरेंस समझ गए। होमोजीनियस में मैंने क्या कहा कि ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट होता है, जबकि हेट्रोजीनियस में नहीं होता है। ठीक है, अब ये हम पढ़ क्या रहे हैं, एल्कीन के रिडक्शंस की, और एल्कीन का रिडक्शन कर रहा है, इसका मतलब ये भी कि किसका रिडक्शन करने वाला है, एल्कीन का। पर इन दोनों की अगर मैं रिएक्टिविटी की बात कर लूं कि मेरे पास एक हेट्रोजीनियस रिएजेंट हो और एक होमोजीनियस अगर रिएजेंट होता है, तो उसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, उसी की रिएक्टिविटी देख लेते हैं। देखो यहां आपके पास जो RH PPH3Cl है, यहां RH और PPH3Cl है, ये PPH3, ये Cl है। तो यहां सबसे पहले जो क्या होता है, H2 आकर के ऐड हो जाता है इसके पास। यहां जो H2 होता है ये ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है, लिख लेना नाम क्या है, विल्किंसन कैटलिस्ट होता है।
यहां होता क्या है, सबसे पहले ये H2 आकर के इसके अंदर ऐड हो जाता है। मतलब इसे बोला जाता है, जब आप ऑर्गेनोमेटेलिक पढ़ोगे तो नाम सुना होगा ऑक्सीडेटिव एडिशन। इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है, जेम में तो नहीं पढ़ाया गया है। तो यहां अगर ऑर्गेनोमेटेलिक्स पढ़ लिया है तो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन से रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन, इस टाइप की रिएक्शंस पढ़ी होंगी आपने। तो उसमें क्या आएगा, ऑक्सीडेटिव जो एडिशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ एडिशन होना। तो यहाँ क्या होगा, आपका जो हाइड्रोजन होगा H2 होगा वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐड कैसे हो जाएगा, ये आपके पास सिंपल H2 को ऐड कर दोगे, जो जैसा है PPH3 तो था ही, ये PPH3, यहां आपका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और यहां Cl, ये आपका हाइड्रोजन का H2 का एडिशन हो जाता है। मतलब सबसे पहले क्या होता है कि आपका यहां जो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट होता है इसमें H2 का एडिशन होता है। यहां कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहां 18 इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाता है, 18 इलेक्ट्रॉन का। बताओ, जिसने ऑर्गेनोमेटेलिक्स नहीं पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है। पर ये आप ध्यान रखना, ऑर्गेनोमेटेलिक्स के अंदर ये सारी चीजें हम पढ़ लेंगे, ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो इससे रिलेटेड मेरा यहाँ रिएक्शंस ये करके दिखाने का मोटिव क्या है, वो मोटिव ये है कि यहाँ हमें बात कर रहे थे रिएक्टिविटी की। किसकी रिएक्टिविटी की, एक तो होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस के अंदर रिएक्टिविटी की, कि कौन ज्यादा फास्ट रिड्यूस करेगा उस एल्कीन को। तो देखो यहाँ कि कौन ज्यादा फास्ट करता है। अगर हेट्रोजीनियस की बात करता हूं तो हेट्रोजीनियस में डायरेक्ट H2 का, वहां H2 क्या करता है, एल्कीन को रिड्यूस करता है। पर यहां जो आपके पास होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस जो होता है उसमें H2 डायरेक्ट उस एल्कीन को रिड्यूस नहीं करता है। पहले क्या करता है, ये H2 इस ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट के साथ रिएक्शंस करता है, और रिएक्शंस करने के बाद ये जो बन जाएगा, ये जाकर के क्या करेगा, उसके साथ रिएक्ट करेगा एल्कीन के साथ। मतलब ये पहले यहां आपस में ही रिएक्शन करने में लगा रहेगा, एल्कीन को रिड्यूस कम नहीं करेगा। जबकि ये जो हेट्रोजीनियस होता है वहां कोई डायरेक्ट ही आपका हाइड्रोजन जो होता है वो एल्कीन को रिड्यूस करता है, वो पहले खुद के रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। यहां क्या होगा, आपका ये ऑर्गेनोमेटेलिक के साथ ये H2 ऐड होगा, उसके बाद रिएक्शन करने में जाएगा। मतलब इसको टाइम लगेगा, मतलब इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, जबकि हेट्रोजीनियस की क्या होगी, रिएक्टिविटी होगी, ज्यादा होगी। तो यहां से हम क्या चीज निकाल सकते हैं, होमोजीनियस के अंदर रिएक्टिविटी जो होगी वो कम होगी और हेट्रोजीनियस की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। क्यों होगी, होमोजीनियस में कम क्यों होगी, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है H2 होता है वो पहले इस विल्किंसन कैटलिस्ट के अंदर ऐड होता है, विल्किंसन कैटलिस्ट के अंदर ऐड होता है। उसके बाद एडिशन होने के बाद क्या करेगा, रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। अब देखो इसका जो काम होता है, यहां पर भी जो आपके पास होमोजीनियस जो रिएजेंट होगा, हाइड्रोजन का जो एडिशन होगा, तो बताओ दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ से जाएंगे। इसका मतलब यहां पर भी क्या होने वाला है, सिन एडिशन ही होने वाला है। यहां पर भी क्या होने वाला है, सिन एडिशन होने वाला है भाई, यहां पर भी क्या होने वाला है, सिन एडिशन। दूसरी बात देखो, यहां पहला मैंने क्या कहा, सिन एडिशन होगा। दूसरी बात क्या है कि यहां जो हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है वो कहां होगा, तो मैंने बताया था लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन के ऊपर ज्यादा रिड्यूस होगा। यहां क्या होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड जो एल्कीन होगी वो क्या होगी, फास्ट रिड्यूस होगी। यहां पर भी वही सेम कहानी कि आपके पास लेस सब्स्टिट्यूटेड जो एल्कीन होगी, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी वो क्या होगी, रिड्यूस फर्स्ट होगी। और स्पेशली टर्मिनल एल्कीन, टर्मिनल एल्कीन जल्दी रिड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। टर्मिनल जो एल्कीन होंगी वो जल्दी रिड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। अब इनके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई। देखो यहां ये क्वेश्चन जैसे दे दिया आपको, ये दो एल्कीन दे दी हुई, वही एक कॉन्जुगेटेड होगी एक नॉन कॉन्जुगेटेड होगी, तो वो सब कहानी जो आपके पास हेट्रोजीनियस की वह सभी की सभी बातें यहीं पर लागू होंगी, ठीक है। जितनी भी मैंने बातें लिखवाई थी कि भाई सिन एडिशन होगा, लेस सब्स्टिट्यूट एल्कीन पहले रिड्यूस होगा, दूसरा एक कॉन्जुगेटेड एल्कीन होगा, एक नॉन कॉन्जुगेटेड, तो नॉन कॉन्जुगेटेड जो एल्कीन होगी वो रिड्यूस होगी, नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन जो होगी वो रिड्यूस होगी। फोर्थ पॉइंट क्या बताया था मैंने कहा था लेस स्टेरिक इंड्रेंस की तरफ से रिड्यूक्शन होगा, लेस स्टेरिक हिंडर्ड से, हिंडर्ड साइड से क्या होगा, रिडक्शन फर्स्ट होगा। ठीक है।
और क्या बताई थी, जो आपका हाइड्रोक्सिल, जिसमें भी मेरे पास हाइड्रोक्सिल मतलब लोन पेयर वाली स्पीसीज जिस साइड में होगा उसी तरफ से एडिशन होगा, यहां पर भी जिस तरफ लोन पेयर वाली स्पीसीज रहेगी उसी साइड से क्या होगा, एडिशन होगा। ये पांचों पॉइंट जो वहां मैं यूज कर रहा था वही के वही पांचों पॉइंट यहां पर भी यूज करने वाला हूं, वही के वही। ठीक है, जैसे आपके पास एक ये एल्कीन दे दी जाए और एक ये एल्कीन दे दी जाए, और आपको कहा जाए यहां विल्किंसन कैटलिस्ट डाल दिया, विल्किंसन कैटलिस्ट, और आपको कहा जाए कि बताओ रिड्यूस करो, तो हम क्या कहेंगे, ये लेस सब्स्टिट्यूट है, ये मोर सब्स्टिट्यूट है, तो आपकी जो नीचे वाली एल्कीन होगी ये क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। बताओ, तो ये एल्कीन रिड्यूस हो जाएगी। जैसे और एग्जाम्पल दे दिया जाए इस टाइप का, जैसे कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए, ये आपके पास, और यहां क्या डाल दी जाए, विल्किंसन कैटलिस्ट डाल दिया जाए, विल्किंसन कैटलिस्ट डाल दिया जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये कार्बोनिल, यहां आपके पास एज इट इज, ये आपके पास रिड्यूस हो जाएगी एल्कीन। जैसे आपके पास ये कंपाउंड डाल दिया जाए, ये आपके पास एल्कीन डाल दी जाए, और यहां क्या कहा जाए, विल्किंसन कैटलिस्ट है, तो बताओ क्या करोगे, जो आपके पास टर्म में ये एल्कीन है ये रिड्यूस हो जाएगी, बताओ क्या हो जाएगा, ये एल्कीन आपकी एज इट इज रह जाएगी, तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहां से फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपके पास ये एग्जांपल दे दिया जाए, ये आपके पास एग्जांपल दे दिया जाए भाई, यहां जैसे ये एग्जांपल दे दिया जाए और यहां क्या डाल दिया जाए, विल्किंसन कैटलिस्ट डाल दिया जाए, तो बताओ यहां तो एक ही एल्कीन है, तो एल्कीन को तो रिड्यूस करेगा ही, पर कौन सी साइड से करेगा, मैंने कहा था कि जिस साइड में लोन पेयर वाली स्पीसीज होगी उसी साइड से ही, या अबोव द प्लेन दे रखा है, तो बताओ क्या करोगे, अबोव साइड से ही करोगे, जिस साइड में लोन पेयर वाली स्पीसीज रहेगी उसी साइड से। तो यहाँ हाइड्रोजन का जो एडिशन होगा वो किस साइड में होगा, अबोव प्लेन में, मैंने ये बात बताई थी भाई। हेट्रोजीनियस में जो कंडीशन फॉलो हुई थी वही की वही होमोजीनियस में फॉलो कर दो। ठीक है, जैसे आपके पास ये कंपाउंड दे दिया जाए, और यहां भी विल्किंसन कैटलिस्ट डाल दिया जाए, और यहां पर क्या डाल दिया, विल्किंसन कैटलिस्ट, यहां आपके पास ये बिलो दी प्लेन ले लेते हैं भाई, जैसे आपके पास यहां बिलो दी प्लेन ले लिया जाए। ठीक है, तो जिस साइड में मैंने कहा लोन पेयर वाली चीज रहेगी उसी साइड में ही क्या हो जाएगा भाई, यहां पर रिडक्शन हो जाएगा, जिस साइड में, तो यहां क्या आ जाएगा, बिलो दी प्लेन, ये हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहां ये आपका बिलो दी प्लेन था, ये OCH3। ठीक है, तो ये कहानी किसकी थी, होमोजीनियस की कुछ बातें थी। फटाफट बताओ ये चीज समझ में आ गई क्या, फटाफट बताओ भाई। नहीं नहीं बिल्कुल अभिषेक, अरे तुम इन दोनों के पीछे क्यों पड़े हुए हो, पागलों वाली बातें हमेशा क्यों करते हो। मैं हर क्लास में कहता हूं कि मो सेलेक्टिविटी एग्जामिनर लेके चलेगा और फिर वही हरकत कर देते हो तुम लोग। भाई ये क्यों करते हो तुम लोग, मैंने कहा एग्जामिनर यहाँ जो रिएजेंट का मतलब ही यही है, वो किम बार बार हर जगह कीमो सेलेक्टिविटी पूछेगा, मैं लिख दूंगा यहाँ सब आपको पास, ये हाईली सेलेक्टिव होता है, बहुत ही ज्यादा सेलेक्टिव होता है। जो हेट्रोजीनियस जो होते थे वो हर एक एल्कीन को रिड्यूस कर देते थे, बट जो होमोजीनियस होते हैं ये हाईली सेलेक्टिव होते हैं। ये आपको एक ही जो टर्मिनल एल्कीन होती है मोस्टली, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होते हैं उसको बहुत ही ज्यादा जल्दी क्या करती है, रिड्यूस कर देती है इंटरनल की बजाय। ठीक है भाई, एग्जामिनर नहीं पूछने वाला ये चीजें। बताओ एल्कीन, ये विल्किंसन कैटलिस्ट उसका लिखने का मोटिव होगा क्या उस एल्कीन को रिड्यूस करवाना, नहीं। आपको 5 एल्कीन लिखेगा उसका ये मतलब नहीं है 500 एल्कीन को रिड्यूस करवाने की सोचेगा, वो नहीं सोचेगा भाई, वो सोचेगा कि इन 500 में से एक को ही रिड्यूस करके दिखा दे तू मुझे दे, पर वो बता दे कौन से को रिड्यूस करेगा, ये मोटिव होगा उसका। ये नहीं होगा कि 3 एल्कीन दी थी तीनों को रिड्यूस करके घर आ गया। बताओ फिर एग्जामिनर ने ऐसा, कोई बच्चा, हर एक बच्चा ठीक करके आएगा, और तीनों ही एल्कीन को 2 एल्कीन दे रखी दोनों को रिड्यूस करके आ गया, यही पूछने वाला है। तो हर एक बच्चा ठीक है, गलत कब करेगा, जब उसमें कुछ स्पेशल पूछेगा। सेलेक्टिविटी का मतलब समझना है भाई। अरे नीतू, जो H2PDC जो हेट्रोजीनियस थे वो क्या थे, वो उनके पास सेलेक्टिविटी कम थी। हमें चाहिए कि 2 एल्कीन में से एक एल्कीन को रिड्यूस करे, तो हमें कोई ऐसा रिएजेंट चाहिए जो हाईली सेलेक्टिव हो, वो यही होते हैं। ठीक है, वो यही होते हैं। स्लेस उल्टा सीधा इसीलिए डाउट आते हैं क्योंकि तुम सेलेक्टिविटी पढ़ते ही नहीं हो, तुम सोचते हो हमारे काम का ही नहीं है, जबकि एक्चुअल में काम की वही है।
पूछते हो सर ये दूसरी भी हो सकती है क्या, अरे दूसरी का वो पूछने वाला नहीं है, तुम तो रटते हो ऐसी चीजें रटते हो, ध्यान रखते हो जो कोई काम के, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी, ऐसी चीजें ध्यान रखते हो भाई, फिर क्वेश्चन थोड़ी ना होने वाले ऐसी चीजें से। तो कुछ अच्छा सीखोगे तभी पार पड़ेगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल अभिषेक कर ले क्वेश्चंस, ठीक है, बिल्कुल मना किसने किया है भाई, करो बुकलेट के क्वेश्चंस, जितना पढ़ा दिया उतना करो, ठीक है। अब देखो यहां तीसरा कौन सा बच गया इसमें, हेट्रोजीनियस H2 बेस रिएजेंट, मैंने कहा था 3 टाइप के पढ़ने हैं, एक तो हेट्रोजीनियस, ठीक है, और दूसरा होमोजीनियस, ठीक है, तीसरा आपके पास एसिमेट्रिक, ठीक है, 3 पढ़ने थे H2 बेस के अंदर, ठीक है। जेम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो H2 बेस खत्म हो गया, हेट्रोजीनियस में जेम के पॉइंट ऑफ व्यू खत्म कर लिया, इसमें 2 बच गए आपके पास है। यहां होमोजीनलाइसिस के अंदर ना हेट्रोजीन क्या था वो, हाइड्रोजिनलाइसिस, हाइड्रोजिनलाइसिस के कार्बन हेट्रो बच गया और कार्बन हेट्रो बच गया, ठीक है, ये 2 बचे हुए हैं, ठीक है। इसके लिए पेज छोड़ देना है भाई, इनके लिए नेट गेट वालों पेज छोड़ देना है, नेक्स्ट क्लास जो हम करेंगे वो नेट गेट की स्पेशल लगाएंगे उसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। होमोजीनियस के अंदर कंप्लीट हो गया, यही था। एसिमेट्रिक पूरा नेट के अंदर है, जेम के अंदर है ही नहीं, पूरा ये नेट गेट के अंदर है, ये आपका नेट गेट के अंदर है, जेम के अंदर नहीं है। तो आपके जेम के पॉइंट ऑफ व्यू खत्म हो गया है, तो हमारा नेट और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू एक तो ये पार्ट बचा है और एक ये पार्ट बचा है एसिमेट्रिक का, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे हम, ठीक है। अब मैंने कहा था जो हमें रिडक्शन के अंदर पढ़ने होते हैं 4 टाइप की चीजें पढ़नी होती है, 4 टाइप के रिडक्शंस पढ़ने होते हैं कि हमारे, एक तो सबसे पहला कौन सा पढ़ा, हाइड्राइड डोनर, दूसरा कौन सा पढ़ा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बेस्ड, और तीसरा कौन सा पढ़ लिया हमने यहां H2 बेस्ड रिएजेंट। अब देखो यहां फोर्थ आपके पास रिएजेंट कौन सा होता था, ऑक्सीजन रिमूव्ड बेस रिएजेंट, ऑक्सीजन रिमूव्ड बेस, तो हेडिंग लिख लेंगे फोर्थ टाइप के रिडक्शन, 4 ही टाइप के पढ़ने थे, 4 ही टाइप के पढ़ने थे भाई, H2 बेस रिएजेंट, यहां ऑक्सीजन रिमूव्ड बेस रिएजेंट, ऑक्सीजन रिमूव्ड बेस रिएजेंट, ऑक्सीजन रिमूव्ड बेस रिएजेंट। देखो अभी तक जो रिएजेंट पढ़े थे हमने, एल्कीन के रिडक्शन बात कर ली, हो गया हमारे पास ऐसा मिल गए रिएजेंट, एरोमेटिक के रिडक्शंस की बात कर ली, एरोमेटिक के मिल गए, कंप्लीट रिडक्शन के लिए पार्शली के लिए मिल गए, ठीक है। कार्बोनाइल के रिडक्शन चाहिए थे, कार्बोनाइल के मिल गए हमें, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। अब हमारे पास हमें एक ऐसे रिएजेंट की जरूरत थी जो इस ऑक्सीजन को हटा दे, मतलब हमारे पास क्या था, कार्बोनिल आ जाए, मान लीजिए कार्बोनिल है भाई, ये कार्बोनिल है, ठीक है। और अभी तक इस कार्बोनिल का रिडक्शन मैं कैसे करवा रहा था, इस कार्बोनिल का रिडक्शन करवा था यहां से OH में कन्वर्ट करके, पर कुछ ऐसा रिएजेंट मुझे मिल जाए कि इस कार्बोनिल के ऑक्सीजन को हटा दे, डीऑक्सीजन कर दे, यहां हाइड्रोजन जोड़ दे, डीऑक्सीजनेशन कर दे, इस यहां ऑक्सीजन को हटा करके यहां हाइड्रोजन जोड़ दे, कोई ऐसा रिएजेंट चाहिए था मुझे। ऐसे रिएजेंट के लिए हमें क्या करना पड़ा, ये फोर्थ टाइप के रिडक्शंस के लिए रिएजेंट लेके आए, कौन कौन से जो आप 11th 12th में पढ़ते आ रहे हो, जिंक HCl, कौन से थे ये जिंक HCl वाले, क्लीमेंसन रिडक्शन, क्या थे ये, क्लीमेंसन, क्लीमेंसन रिडक्शन, दूसरा वुल्फ किस्नर, वुल्फ किस्नर याद करो, हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम, ये पढ़ते थे ना भाई, यही तो रिएजेंट थे। तीसरे टाइप के जो रिएजेंट होते हैं वो होते हैं यहां आपके पास हाइड्रोजन के डेरिवेटिव NH2 NH और TS, इसके डेरिवेटिव्स, ठीक है। यहां हम 2 की बात करेंगे, 2 जेम के अंदर है, तीसरा जो होता है नेट के पास होता है, नेट के अंदर होता है, ठीक है। नेट में जब स्पेशल क्लास लगाएंगे तो तीसरा भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम जो बात करेंगे वो इन 2 की करेंगे क्योंकि ये 2 जेम के अंदर भी हैं, ठीक है। तो यहां हम बात करने वाले, हमें एक ऐसे रिएजेंट की जरूरत थी जो इस कार्बोनिल का ऑक्सीजन को ही हटा दे, क्योंकि रिडक्शन किसको कहते हैं, या तो हाइड्रोजन का एडिशन होना या ऑक्सीजन का हटना। तो यहां हमें हर टाइप के फंक्शनल ग्रुप को हमने रिड्यूस कर लिया था, बट एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप चाहिए था, एक ऐसा रिएजेंट चाहिए था जो इस कार्बोनिल का ऑक्सीजन को ही हटा दे, मतलब यही नहीं रहे, क्योंकि यहां ऑक्सीजन हटा नहीं, यहां हाइड्रोजन का एडिशन तो हुआ गया था, रिडक्शन हुआ, पर यहां कंप्लीट नहीं कर पाया ये ऑक्सीजन को ही नहीं हटा पाया आप। तो इसीलिए ये रिएजेंट लेके आए हमने, ये हाइड्रोजन का डेरिवेटिव रिएजेंट और ये वुल्फ किस्नर और ये आपके पास क्लीमेंसन जो आप 11th 12th में पढ़ते आए हो। एक एक करके दोनों पढ़ते हैं भाई। सबसे पहला लिखेंगे यहां क्लीमेंसन रिडक्शंस,
क्लीमेंसन रिडक्शन, जिंक HCl। देखो यहां क्या करता है, लिख लेंगे यहां रिडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड, रिडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। यहां से देखो लिख देता हूं रिडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। इसका मतलब है कि ये जो क्लीमेंसन होता है ये ओनली फॉर किसका रिडक्शन करेगा, एल्डिहाइड और कीटोन का ही करेगा। अब आप लोग कह दोगे सर एक बार मैं एसाइल क्लोराइड ले लेता हूं, एक बार एस्टर ले लेता हूं, तो सर ये किसको रिड्यूस करेगा पहले? अरे भाई ये क्वेश्चन पूछने का होता है, ये क्वेश्चन सामने लिख देता हूं भाई, एल्डिहाइड और कीटोन का ही रिडक्शन करता है, हाईली स्पेसिफिक होता है, हाईली कीमोसेलेक्टिव होता है। तो पता नहीं ऐसे क्वेश्चन कहां से मन में आ जाते हैं, क्यों मैं बोल दिया है भाई ये रिड्यूस होना है, तो इसके अलावा और किसी को नहीं कर रहा है रिडक्शन, और कोई भी पड़ा हुआ उसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो रिडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या होगा कि एक ही सिस्टम के अंदर या तो एल्डिहाइड गिवन होगा या कीटोन होगा, और उसके साथ क्या होगा, एसिड होगा। जैसे ये कंपाउंड दे दिया भाई, ये कंपाउंड दे दिया, ये एसिड भी है कीटोन भी है, और आपने क्या किया, जिंक HCl डाल दिया। क्या डाल दिया, जिंक HCl। तो ये क्या करेगा, इस एसिड के साथ कुछ नहीं करेगा, इस कीटोन को क्या कर देगा, डीऑक्सीजनेशन कर देगा। इस कीटोन को क्या कर देगा, डीऑक्सीजनेशन कर देगा। ये आपका जैसा था वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, इसको डीऑक्सीजनेशन कर देगा। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि आपका एसिड की प्रेजेंस में एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन। एक मिनट रुकना भाई। देखो रिडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन का, रिडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, मतलब मेरे पास क्या होगा, एसिड होगा और क्या होगा, कीटोन होगा। तो इसी का रिडक्शंस होगा ओनली फॉर क्या होगा, आपका कीटोन का रिडक्शंस होगा। ठीक है, ठीक है। तो यहां क्या होगा आपका क्लीमेंसन के अंदर, एसिड होगा या कीटोन आपके पास, या एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड और कीटोन अगर दोनों होते हैं तो दोनों को रिड्यूस कर देना है, दोनों को डीऑक्सीजनेशन कर देना है। ठीक है, ये आपकी कहानी होगी। अब देखो यहां जैसे आपके पास ये एग्जांपल दे दिया जाए, कि आपके पास ये एग्जांपल दे दिया जाए, जैसे यहां एल्डिहाइड दे दिया और यहां आपके पास क्या लगा दिया, एसिड लगा दिया, ये लो। ठीक है, और इसमें क्या डाल दिया जाए, यहां सबसे पहले याद करो, जैसे BH3 डाल दिया मैंने, क्या डाल दिया, BH3 डाल दिया। तो बताओ ये BH3 क्या करेगा, BH3 याद करो एल्डिहाइड होता है और एसिड होता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर है, और इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर होता है तो हम कहते थे सबसे पहले एक्टिवेट करता है, और किसको रिड्यूस करता था, इसकी रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा थी, इसकी ज्यादा थी। देखो यही कीमोसेलेक्टिविटी है, यही कीमो। आप दोनों को रिड्यूस कराओगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, 0 से ऊपर कुछ मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। जो आप बार बार पूछते रहते हो सर ये सभी को रिड्यूस करेगा, वो नहीं करेगा क्या, कि भाई कीमोसेलेक्टिव, पूरा रिएजेंट कीमोसेलेक्टिव रिएजिव सेलेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड है। और तीसरा होता है स्टीरियो सेलेक्टिविटी। ये तीनों में से अगर आपको एक भी नहीं आती तो आपको रिएजेंट में कुछ नहीं आने वाला है, ये मैं पक्की बता देता हूं। तो ये तीनों जो सेलेक्टिविटी है, ये सेलेक्टिविटी सीखनी होगी। जो रिएजेंट का स्पेसिफिक रोल है वही मेन है, रिएजेंट वही इंपॉर्टेंट है। जो ऐसा रिएजेंट जो सबको रिड्यूस कर दे, सबको ऑक्सीडाइज कर दे, उस रिएजेंट का कोई महत्व नहीं है, कोई काम का ही नहीं है वो रिएजेंट। ये BH3 बताओ किसको रिड्यूस करेगा, इसको रिड्यूस करेगा, एसिड को किस में कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल के अंदर। किसको किस में कन्वर्ट कर देगा, आपका अल्कोहल के अंदर। ये आपका अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। जैसे याद करो NaBH4 डाल देते थे, NaBH4 बताओ क्या करेगा भाई, एसिड और एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा। तो आपको पता है सबको पहले कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा उसको रिड्यूस करेगा, एसिड को छोड़ देगा। यही तो थी इसकी सेलेक्टिविटी। मैंने कहा था एक दूसरे इनवर्स काम करेंगे। ये न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड है, ये इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड है। यहां सोचो अगर जिंक HCl डाल दिया जाए तो क्या होगा, जिंक HCl, तो ये क्या करेगा, इसको डीऑक्सीजनेशन कर देगा, डीऑक्सीजनेशन कर देगा। ये लो, ये एसिड था भाई, और यहां क्या कर दिया, ये CH3 बना दिया, डीऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन को हटा दिया। बताओ ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं, फटाफट बताओ भाई। अब देखो दूसरा पॉइंट की बात कर रहा हूं, यहां दूसरा पॉइंट लेके चल रहा हूं। दूसरा पॉइंट क्या है, इधर ध्यान दो। ये क्या कर, इसकी ड्रॉबैक की बात करता हूं, इसकी ड्रॉबैक।
ड्रॉबैक, ड्रॉबैक क्या होती है इसकी, जो विल्किंसन ना सॉरी कौन सा होता है, क्लेमेंसन रिडक्शन होता है इसके लिए, इट कैन नॉट यूज एसिड सेंसिटिव ग्रुप, इट कैन नॉट यूज एसिड सेंसिटिव ग्रुप। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर एसिड सेंसिटिव ग्रुप क्या होते हैं, उनकी बात थोड़ी बता दो। एसिड सेंसिटिव ग्रुप देखो क्या होते हैं भाई, एसिड सेंसिटिव ग्रुप होते हैं जैसे आपके पास ये एग्जांपल ले लिया मैंने, ये कोई एग्जांपल ले लिया OTMS, ठीक है, और इसके साथ मैंने क्या किया, यहां कीटोन डाल दिया और यहां डाल दिया मैंने जिंक HCl। तो बताओ क्या मिलेगा यहां, हम कहेंगे भाई कीटोन का क्या हो गया होगा, डीऑक्सीजनेशन हो गया होगा, ये कीटोन का डीऑक्सीजनेशन हो गया होगा OTMS, और यहां क्या हो गया होगा भाई आपके पास हाइड्रोजन्स, ठीक है, ये आपके पास बन गया होगा। पर एक्चुअल में यहां प्रोडक्ट कुछ और ही बनता है, ये नहीं मिलता में, जबकि मिलना क्या चाहिए था, यही मिलना चाहिए था, पर यहां मिलता कुछ और है। मिलेगा क्या, एक्सपेरिमेंटली क्या मिलता है, यहां मिलने था ये है, मैं यहां लिख देता हूं भाई, इसी को इसमें लिख देता हूं कि यहां मिलता क्या है, इस OTMS हट जाता है और इसकी जगह OH आ जाता है, मिलता हमें ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो OTMS है ये इसके लिए एसिड सेंसिटिव ग्रुप हो गया, मतलब एसिड सेंसिटिव ग्रुप हो गया, मतलब जिंक HCl ने इस कीटोन के ऊपर तो इफेक्ट डाला ही, इसके ऊपर भी डाल दिया, इस OTMS क्या, TMS क्या होता है भाई, ट्राई मिथाइल सिलेन होता है, इसको TMS कहा जाता है, सिलिकॉन और 3 मिथाइल, ट्राई मिथाइल सिलेन, इसको TMS बोलते हैं। तो इस TMS को भी हटा दिया, कैसे हटाया, आपको याद करो, ये HCl है, एसिड है, और एसिड होगा तो H+ देगा, और H+ देगा तो यहां ये ऑक्सीजन H+ लेकर के यहां से H+ ले लेगा और OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ऐसे मेरे पास ग्रुप जो H+ लेने के, यहां H+ लेने के बाद जो अल्कोहल के प्रोटेक्शन होते हैं, अल्कोहल के जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप होते हैं, वो जैसे H+ मिलेगा, H+ मिलते ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH के अंदर हो गया। तो यहां मिलना क्या चाहिए था मुझे, TMS, पर TMS नहीं मिलता है। तो ऐसे ग्रुप्स को ही क्या कहा जाता है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप बोला जाता है। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं भाई, एक और एग्जांपल की अगर बात करूं कि जैसे ये आपके पास दे दिया जाए, बताओ ये आपके पास जैसे दे दिया गया और यहां क्या डाल दिया, जिंक HCl डाल दिया, जिंक HCl डाल दिया, तो यहां होगा क्या, यहां सिंपल क्या होगा भाई, हम क्या कहेंगे, इस कीटोन का डीऑक्सीजनेशन हो जाएगा, इस कीटोन का डीऑक्सीजनेशन हो जाएगा, मतलब यहां हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, बताओ यही तो होगा, और ये आपका क्या कहोगे, एज इट इज हो जाएगा, यही तो होगा। पर याद करो, यही जो अभी प्रोटेक्शन मैंने आपको पढ़ाया था कि ये आपका जैसे H+ अगर मिल जाता है, H+ H2O मिल जाता है, H+ दिखते ही ये क्या हो जाता है, डी प्रोटेक्शन हो जाता है। तो बताओ क्या ये डी प्रोटेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ये डी प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो हम क्या चाहते थे, क्वेश्चन के अंदर इसको प्रोटेक्शन कर रखा था, पर ये क्या हो गया, डी प्रोटेक्शन हो गया, इसके साथ क्या बन जाएगा, ये कीटोन, और कीटोन बन गया तो इसका मतलब जिंक HCl कीटोन और एल्डिहाइड का तो डी प्रोटेक्शन करता ही, मतलब ये यहां पर भी नहीं रुकने वाला है, ये इसका भी डी प्रोटेक्शन कर देगा, इसका भी क्या कर देगा, डी प्रोटेक्शन। तो ये H+ होने की वजह से जो भी एसिड सेंसिटिव होंगे, जो H+ ले सकते हैं, जिसके पास H+ लेने से उसके ग्रुप पे इफेक्ट पड़ता है, वो सभी के सभी क्या होते हैं, एसिड सेंसिटिव। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे लिए, एसिड सेंसिटिव ग्रुप हो गया, ये हमारे लिए क्या हो गया, एसिड सेंसिटिव ग्रुप हो गया। फटाफट बताओ क्या ये चीज समझ में आ गई, फटाफट बोलो भाई, क्या ये चीज समझ में आ गई। ओके सलेस, अरे कोई नहीं, देखो मैं तुम्हें वो कह देता हूं भाई गुस्से से, पर मैं चाहता हूं तुम हर एक बच्चा हर एक पॉइंट सीखे, ठीक है, ठीक है सलेस, टेंशन ना ले, पूछता रहे तू बस, ठीक है, पूछता रहे, मुझे पता है तुम पूछोगे, मानने वाले तो ही नहीं हूं, चाहे वो लॉजिकल हो चाहे इलॉजिकल हो, पूछोगे जरूर, ठीक है। मेरा भी मतलब यही होता है कि मैं हर एक बच्चे का डाउट दूं, उनके क्लियर करूं डाउट, पर इसलिए डांटता हूं आप लोगों को कि आप लोग उस चीज को समझो भाई, कि कोई क्वेश्चंस आप इलॉजिकल भी नहीं पूछना चाहिए, ठीक है, रिलेवेंट क्वेश्चन पूछिए, ठीक है स्लेस, ठीक है। बताओ चीज समझ में आ गई, फटाफट बोलो भाई सभी, क्वेश्चन से आज रिडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट है वो कंप्लीट हो जाएंगे, फिर अगली क्लास से ऑक्सीडेशन स्टार्ट करेंगे हम। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। 11th तक बस यही पढ़ते थे 11th 12th में, ये चीज कि ऑक्सीजन एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है, पर उसकी ड्रॉबैक यहाँ आप इस लेवल पे आ गए हो कि आपको उसकी ड्रॉबैक भी पता होनी चाहिए कि क्या और क्या कहाँ इफेक्ट डाल सकता है ये रिएजेंट, ये रिएजेंट कहाँ कहाँ इफेक्ट डालता है। ठीक है, अब लिखेंगे वुल्फ किस्नर, वुल्फ किस्नर रिएजेंट, हेडिंग लिख लेंगे वुल्फ किस्नर। वुल्फ किस्नर में आपके पास क्या बताया था, हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम, हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम, ठीक है, हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम। सलेश तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा हूं भाई, ठीक है, सोच तो बेइज्जती कर रहे हैं सर, तुम्हें डांट रहा हूं इसलिए कि ताकि तुम क्वेश्चंस अच्छे पूछो, ठीक है, ऐसे मत मानना कि अगर उस सोचो सर आप तो हमें ही डांटती रहती हो, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। ओके भाई आगे बढ़ते हैं। देखो वुल्फ किस्नर रिएजेंट, वुल्फ किस्नर रिएजेंट भी सेम काम करता है, किसकी तरह करता है, आपके पास जो जैसा क्लीमेंशन करा था वही आपका यहां पर भी एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन होता है। ये भी क्या होता है, रिडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ कीटोन। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड मतलब आपका क्या होगा, एक तो या तो किस किस का रिडक्शन, जैसे वहां क्लीमेंशन क्या करा था, एल्डिहाइड कीटोन का ही रिडक्शन होता है, एल्डिहाइड कीटोन लिख दिया, इसका मतलब चाहे दोनों दे देता है, दोनों को रिड्यूस करना है, ठीक है। एसिड आपके पास दूसरा फंक्शन ग्रुप मिल सकता है, यहाँ एसिड का मतलब ये नहीं है H+ से, यहाँ ये नहीं है भाई, यहाँ इसका मतलब क्या है कि आपके पास क्या मिल जाएगा, कोई जैसे कोई एसिड दे देगा, एसिड दे दिया और क्या दे दिया, आपका कीटोन दे दिया, और इसमें क्या डाल दिया जाता है, यहाँ क्या डाल देगा, यहाँ वुल्फ किस्नर जो NaOH डाल दिया वही हो और हाइड्रोजन। तो बताओ ये क्या करेगा, इसको रिड्यूस करके क्या कर देगा भाई, इसको डीऑक्सीजनेशन कर देगा, इसको क्या कर देगा, डीऑक्सीजनेशन कर देगा, यहां से डीऑक्सीजन कैसे कर देगा, इसकी अगर बात करें, इसकी थोड़ी मैकेनिज्म की बात करूं तो डीऑक्सीजनेशन कैसे कर देगा, जैसे ये मेरे पास है तो ये होगा, और यहां जैसे ही आपका हाइड्रोजन आएगा तो याद करो रिडक्टिव एलिमिनेशन, कार्बोनिल है उसके साथ अमोनिया होता, तो क्या करते थे आप लोग, वहां से H2 निकाल देते थे। मैंने जब आपको रिडक्टिव एलिमिनेशन पढ़ाया था तो उसमें क्या करते थे आप लोग, यहां से क्या करते थे, H2 निकाल देते थे और क्या बन जाता था, N डबल बॉन्ड, यहां आपका NH2 हो जाता था, यही तो होता था, बताओ भाई यही होता था। अब क्या होगा यहां पर देखो, यहां हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, ठीक है, और ये अब क्या करेगा, यहां से क्या करेगा, जो आपका OH- है, ये OH- क्या करेगा, यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा, बताओ ये डबल बॉन्ड हो गया, यहां NH हो गया, ये आपका नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये आपका नेगेटिव चार्ज, और अब ये नेगेटिव चार्ज देखो यहां रेजोनेंस कर सकता है, बताओ, तो रेजोनेंस करेगा तो बताओ क्या बन जाएगा, यहां से आपका ये नाइट्रोजन था, यहां नेगेटिव आ गया, यहां आपका नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और H, क्या करेगा अब यहां से जो आपका ये OH था, OH क्या किया इसने, H+ ले लिया था, H2O बन गया, यहां से क्या करेगा, ये आपका जो H2O था भाई, ये H2O से H+ ले लेगा, और H+ लेते ही यहां क्या बन जाएगा आपका, ये नेगेटिव N डबल बॉन्ड N, यहां क्या करेगा भाई, ये आपके पास NH हो जाएगा, और यहां आपका हाइड्रोजन जुड़ गया। अब बताओ ये OH- बेस है, बेस होगा तो एसिडिक हाइड्रोजन को फिर निकाल लेगा, फिर एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, क्या बना देगा यहां से एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल करके, ये नाइट्रोजन, यहां N डबल बॉन्ड N- हो जाएगा, बताओ यही होगा। और यहां आपको पता है N2 गैस जो होती है वो हाईली स्टेबल होती है, तो यहां से ये N2 अपना इलेक्ट्रॉन देकर के इस N2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, क्योंकि N2 गैस जो होती है बहुत ही ज्यादा स्टेबल गैस होती है, और यहां क्या बन जाएगा आपका, ये नेगेटिव प्लस N2, ये नेगेटिव प्लस N2, और यहां से क्या ले लेगा आपका, फिर वह H2O से H+ ले लेगा, और यहां क्या बन जाएगा, ये डीऑक्सीजनेशन हो जाता है, डीऑक्सीजनेशन हो जाता है इसका, ये इसकी मैकेनिज्म होती है भाई, ठीक है। फटाफट बताओ किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फटाफट बोलो भाई। ये आपके पास देखो सेम काम करा, ये आपने रिडक्टिव एलिमिनेशन की तरह करवाया कि H2 से H2 निकाल दिया, फिर बेस था NaOH बेस था तो इस H+ को निकाल लिया, यहां से नेगेटिव, ये क्या किया, रेजोनेंस किया, रेजोनेंस करके ये बनाया, वापस H+ ले लिया सोल्वेंट H2 से, फिर एसिडिक हाइड्रोजन को निकाला, फिर आपके पास N2 बाहर हो गया,
बस ये मैकेनिज्म होती है। आप मैकेनिज्म समझोगे हर एक चीज को तो आपको याद नहीं रखने की जरूरत पड़ती है। ये थोड़ी ना हमें हर एक चीज याद रखनी। अगर मैं रटने लग गया तो बताओ कितना ऑर्गेनिक को रटोगे? रटने से काम नहीं चलेगा, चीजों को समझना पड़ेगा आपको, एक एक चीज को समझना पड़ेगा। अगर चीजों को समझते रहोगे तो ही आपको ये चीजें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऑटोमेटिक जैसे क्वेश्चन दिखता है अपने आप वो मैकेनिज्म आपके दिमाग में घूमने लग जाएगी, आपके आसपास मैकेनिज्म ही नजर आएगी बस। तो ये चीज समझनी है आपको, ठीक है। जैसे आपके पास दूसरा, मैंने यहां पॉइंट की बात कर लेता हूं। दूसरा पॉइंट, जैसे जो क्लीमेंसन रिडक्शन थे वो क्या थे? एसिड सेंसिटिव ग्रुप को रिड्यूस नहीं करते थे ना, एसिड सेंसिटिव ग्रुप को यूज नहीं कर सकते थे। यहां ये जो रिएजेंट होता है वुल्फ किस्नर, इट कैन नॉट यूज बेस सेंसिटिव ग्रुप। ये इनको कहां यूज नहीं कर सकते? बेस सेंसिटिव ग्रुप के अंदर यूज नहीं कर सकते। इट कैन नॉट यूज, ये इसकी ड्रॉबैक हो गई, बेस सेंसिटिव ग्रुप। बेस सेंसिटिव ग्रुप में अंदर इसको यूज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि आपके पास ये कोई एग्जांपल दे दिया जाए भाई, यहां कोई कीटोन है, जैसे ये NO2 लगा दिया, यहां भी कोई NO2 लगा हुआ है, और यहां मैंने डाल दिया हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम, हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम, ठीक है, हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम, तो मुझे पता है ये कीटोन है, इसका डीऑक्सीजनेशन होगा, तो बताओ यहां से मुझे क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा? हम कहेंगे भाई यहां हमारे पास NO2 था, यहाँ Cl था, ये आपका NO2 था, और यहां से ये ऑक्सीजन क्या हो गया? डीऑक्सीजनेशन हो गया, मतलब ये आपका हाइड्रोजन मिल गया, ठीक है। पर एक्चुअल में जब प्रोडक्ट, एक्सपेरिमेंटली जब प्रोडक्ट देखते हैं तो ये मिलता ही नहीं है। उसकी जगह क्या मिला हुआ होता है? क्या प्रोडक्ट मिल जाता है? यहां मिला हुआ होता है आपके पास ये प्रोडक्ट, यहां OH लग जाता है। कैसे लगा होगा? देखो यहां जब आप याद करो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इंटरमीडिएट्स के अंदर आपके एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो उसके अंदर जब पढ़ते हो तो आपको याद होगा कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल होता है और एरोमेटिक पर अटैक करते तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करके इस क्लोरीन को बाहर कर देता था, याद करो। तो बताओ ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, इस क्लोरीन को बाहर कर देगा, तो ये इसके लिए क्या हो गया? बेस सेंसिटिव ग्रुप हो गया, कि आपके पास ये ग्रुप था, इस ग्रुप की वजह से क्लोरीन हट गया। हम तो चाहते ही नहीं थे क्लोरीन हटे, पर ये क्या कर दिया? इसने तो हटा दिया क्लोरीन। तो ये क्या हो गया इस ग्रुप के लिए? बेस सेंसिटिव ग्रुप हो गया। क्या हो गया? ये एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, यहां OH जुड़ जाएगा, ये एक्सपेरिमेंटली प्रोडक्ट आएगा। तो ये बात ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड और कीटोन को तो रिड्यूस करना ही है, पर देखना यह है कि कहीं कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप तो नहीं है, उसके साथ तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। जैसे एक और एग्जांपल की बात करता हूं कि भाई ये कीटोन दे दिया और ये इधर एस्टर दे दिया, तो यहां क्या डाल दिया? यही हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम डाल दिया। यहां आपके पास जैसे ही ये डालोगे तो बताओ कीटोन किस में हो जाएगा? डीऑक्सीजनेशन हो जाएगा, और ये एस्टर होगा तो ये एस्टर नहीं रहेगा, एसिड में कन्वर्ट हो चुका होगा, क्योंकि जो इसका OH माइनस होगा वो यहां अटैक करके इस OET को बाहर कर चुका होगा, तो यहां हमें जो फाइनल मिलेगा वो एसिड मिल जाएगा। तो ये इसके लिए क्या हो गया? बेस सेंसिटिव ग्रुप हो गया। ये जो ग्रुप होगा ये इस वुल्फ किस्नर के लिए क्या होगा? बेस सेंसिटिव, क्योंकि मुझे पता था ओनली रिड्यूस कौन होने वाला? कीटोन, पर उसकी इफेक्ट किस पे पड़ गया? एस्टर। एस्टर आई नहीं, तो एस्टर, अगर एस्टर ही नहीं रहेगा तो बताओ ये ग्रुप तो चेंज हो गया है, तो इसके लिए बेस सेंसिटिव ग्रुप हो गया। तो ऐसे कंपाउंड के अंदर ये एजेंट हमें यूज नहीं करना है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, जैसे ये एग्जांपल ले लिया, ये एग्जांपल ले लिया मैंने, यही एग्जांपल, यहां OTMS ले लिया या OTS ले लेता हूं, OTS ले लिया, और यहां क्या डाल दिया? आपके पास वही हाइड्रोजन इन बेस डाल दिया, मतलब वुल्फ किस्नर रिएजेंट। तो बताओ क्या मिलेगा? ये आपके पास कीटोन जो होगा ये क्या हो जाएगा? डीऑक्सीजनेशन, ये क्या हो जाएगा? डीऑक्सीजनेशन। और यहां से देखो ये OH माइनस होगा, तो बताओ यहां से सब्स्टिट्यूशन SN2 रिएक्शन नहीं कर देगा क्या? क्योंकि यहां आपके पास ये जो OTS है ये क्या है? लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप, तो बताओ SN2 रिएक्शन नहीं कर देगा ये, क्योंकि ये OH जो होता है जो न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? OH, जो हम सबस्ट्रेट के अंदर यहां क्या लेके चल रहे थे, आपके पास OTS था, वो अब किस में कन्वर्ट हो चुका है? OH के अंदर। तो ये इसके लिए क्या हो गया? बेस सेंसिटिव ग्रुप, क्योंकि इसका जो बेस था ये OH था, ये क्या कर दे? इसके ऊपर अटैक करके SN2 रिएक्शन दे दी। बताओ करेगा ये रिएक्शन, तो इनके ऊपर भी इफेक्ट डालेगा। तो इन ग्रुप्स का ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा? ऐसे रिएक्शन देता है और उसमें ये भी प्रोडक्ट लिखेगा और यहां Cl लगा कर देगा, यहां आपके पास एस्टर का मिलेगा, एसिड का मिलेगा।
कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूज होने के लिए ध्यान रखना है कि भाई लिख लेना है बात कि इनको जैसे बेस सेंसिटिव ग्रुप के पास आता है तो वो इफेक्ट डालेगा, अगर क्लीमेंसन को एसिड सेंसिटिव ग्रुप के पास लेके जाओगे तो इफेक्ट डालेगा वो। फटाफट बताओ भाई, एक चीज समझ में आ गई क्या? और ये क्वेश्चंस करो, अगर चीज समझ में आ गई है तो ये फटाफट ये क्वेश्चंस भी कर दो। ये क्वेश्चंस भी कर दो, फटाफट करो, फटाफट क्वेश्चंस करो। ये गेट के अंदर क्वेश्चन पूछा था भाई, ये गेट का क्वेश्चन है, गेट के अंदर पूछा था। फटाफट बोलो क्या चीज समझ में आ गई? नीतू ड्रॉबैक ये होती है, ड्रॉबैक मैंने कहा ऐसे, ये आपके पास H+ है, ये आपका H+ है। बताओ यहाँ जिंक क्लीमेंसन जो रिडक्शन होता है वो क्या दे रखा है? H+ देता। HCl का काम क्या होता है? एसिड HCl, तो H+ देगा, और H+ देगा तो बताओ इस OTMS को किस में कन्वर्ट कर देगा? OH के अंदर, क्योंकि ये H+ भी दे रहा है, H+ देगा तो OH के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो बताओ हम एक सबस्ट्रेट के अंदर क्या लिया था हमने? OTMS था, वो अब किस में कन्वर्ट हो चुका है? OH के अंदर। तो बताओ क्या हमने जो सबस्ट्रेट में लिया था वो क्या रहा अब? क्योंकि हमें तो अभी तक यही सीखते आए हैं कि क्लीमेंसन जो रिडक्शन होता है वो एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीजन को हटाने का काम करता है, पर ये तो कुछ और भी काम कर रहा है। वो और काम क्या है कि आपके पास ये आपका OTMS था, इसको OH के अंदर कन्वर्ट कर दिया क्योंकि H+ देख करके। तो ये इसके लिए क्या हो गया? एसिड सेंसिटिव ग्रुप। एसिड सेंसिटिव मतलब H+ देने के बाद उसका ग्रुप चेंज हो जाना। यहां देखो ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन की बात इस ग्रुप के अंदर है, ये आपके पास बताओ यहां अभी तक हम क्या सीखा था? क्लीमेंसन क्या करता है कि भाई एल्डिहाइड और कीटोन को डीऑक्सीजनेशन करने के काम में लेते हैं। पर जैसे आपके पास ये कंपाउंड लिया आपने देखा, तो बताओ ये क्या क्या इसको यहां मैंने अभी सिखाया था डी प्रोटेक्शन के लिए, ये प्रोटेक्टिव कीटोन है, प्रोटेक्शन कर रखा है कीटोन का। तो यहां अगर प्रोटेक्शन कीटोन के प्रोटेक्शन अगर हो रखा है और उसमें आप H+ डाल देते हो तो क्या होता था? डी प्रोटेक्शन हो जाता था, अभी समझाया था थोड़ी देर पहले ही। तो जैसे क्या H+ डला हुआ है, क्योंकि क्लीमेंसन में HCl डालना पड़ेगा, तो HCl H+ का सोर्स मिलते ही ये क्या हो गया? कीटोन बन गया। और कीटोन को तो ये क्या कर देता है? डीऑक्सीजनेशन, तो ये वापस डीऑक्सीजनेशन कर दिया। तो ये हमें मिलना क्या चाहिए था प्रोडक्ट में कि ये 5 मेंबर की रिंग मिलनी चाहिए थी, पर मिला नहीं, यहां पर कुछ और ही मिल गया। तो मतलब अभी तक जो सीख रखा था एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करेगा, वो उसका दूसरे ग्रुप पर भी इफेक्ट डालता है। वो दूसरे ग्रुप कौन से होंगे? जो H+ लेने के बाद कुछ किसी और में चेंज हो जाए, तो वो क्या कहलाएंगे? एसिड सेंसिटिव ग्रुप। ठीक है? नहीं सुनीत, बिल्कुल H2O2 नहीं होता। H2O2 भाई ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है, बिल्कुल यूज नहीं कर सकता। ठीक है सुनीत, हाइड्रोजन के साथ H2O2 रिएजेंट नहीं यूज कर सकता है। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है, नहीं यूज कर सकता। अंजू रिएक्शन से आप अभी तो एग्जांपल दे दिए यहां, ये थोड़ी ना मैं को गुट्टी पिला दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा कौन एसिड सेंसिटिव कौन बेस सेंसिटिव है। कोई भी हो सकता है जो H+ लेने के बाद इफेक्ट पर H+ लेने के बाद आपका इफेक्ट चेंज हो जाए, जैसे OTMS हो गया, OTS हो गया, बेस हो गया, तो बेस का सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, कोई भी आ सकता है। वो आपको रिएक्शन आनी चाहिए, आपको दिखना चाहिए कि OH यहां अटैक कर सकता है नहीं कर सकता। ठीक है? ये थोड़ी ना कि भाई कोई 2-4 कंपाउंड है वो बता दिए, कोई भी हो सकता है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन है जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सके, तो बताओ वो रिएक्शन होगा बेस सेंसिटिव में आएगा। जो H+ लेने के बाद इफेक्ट चेंज हो जाए, अपना ग्रुप चेंज कर ले, तो वो एसिड सेंसिटिव में आ जाएगा। ठीक है? सूर्यांश क्या कहना चाह रहा है? कार्बोनिल को साइक्लोहेक्सेन में एंड डाइऑक्सीजन्स ओपन्स एज SN2 गिव्स एल्कोहल। क्या कह पूछना चाह रहा है सूर्यांश? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, किसमें कार्बोनिल को किसमें चेंज करवाना चाह रहा है? बिल्कुल हर्ष, इफॉक्साइड बेस सेंसिटिव होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है इफॉक्साइड के ऊपर, बिल्कुल होगा। ठीक है? जो भी आपके पास बेस सेंसिटिव जिसपे मेरा न्यूक्लियोफाइल जो NaOH ले रहा हूं या KOH ले रहा हूं वो अटैक कर सके। बताओ इफॉक्साइड पे OH- जो होता है वो अटैक करता है, KOH भी करता है, NaOH भी करता है, तो बेस सेंसिटिव का काम करेगा इफॉक्साइड। ठीक है?
हाँ बिल्कुल यूज नहीं करेंगे ना भाई, हम तो क्या चाहते थे, ये रिएजेंट किसके लिए यूज कर रहे थे, ऑक्सीजन हटाने के लिए, कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन है उसको हटाने के लिए यूज कर रहे थे, पर ये तो कुछ और भी काम कर रहा है, तो और तो हम इफेक्ट चाहते ही नहीं थे, तो ऐसे रिएजेंट क्यों यूज करेंगे फिर, ये ड्रॉबैक ही तो हुआ इसके लिए। हाँ बिल्कुल इफॉक्साइड खुल जाएगा, ठीक है, फटाफट ये क्वेश्चन करो भाई। हाँ ऑक्सीजन के लिए इफॉक्साइड का काम करेगा बेस सेंसिटिव का, ठीक है। थैंक यू नीतू। भाई फाजान पूरा लिखेगा तो मैं कुछ बता पाऊंगा। 1 OL 2 साइक्लोहेक्जीन, इसका क्या करूं भाई, 1 OL 2 साइक्लोहेक्जीन पूरा पूछ भाई। नागल अंबिका बस मैकेनिज्म में यहाँ कुछ नहीं है। देखो यहाँ सबसे पहला जो आपके पास जो अभी तक पढ़ते आए हो, मैंने रिडक्टिव एमिनेशन में पढ़ाया था कि भाई यहाँ से आपके पास अमोनिया लेते थे, कार्बोनिल होता था और उसके साथ अमोनिया ले लेते, तो क्या करते थे यहाँ से H2 निकाल देते थे और क्या बना देते थे, इमीन या इमीनियम आयन बना देते थे। यहाँ यही तो मैंने किया है, यहाँ बस यहाँ एक NH2 एक्स्ट्रा है तो NH2 लगा हुआ ही है। फिर ये बेस का नागालंबी का क्या काम है, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन लेना, ये दोनों हाइड्रोजन कैसे एसिडिक हाइड्रोजन है, ये नेगेटिव आ गया। अब बताओ ये रेजोनेंस कर सकता है पाई बॉन्ड के साथ, बिल्कुल करेगा, तो ये नेगेटिव यहाँ आ गया, तो ये क्या कर लेगा, अब ये जो आपके पास H+ लिया था तो H2 बन गया होगा और H2 से H+ ले लिया इसने, तो यहाँ क्या जुड़ गया, आपका हाइड्रोजन जुड़ गया नागालंबी का। अब ये आपका OH- होगा, ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करेगा, वापस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन एसिडिक थे, दोनों हाइड्रोजन यहाँ नेगेटिव बन गया, ये नेगेटिव वापस रेजोनेंस किया, तो यहाँ से देखो हाईली स्टेबल N2 गैस निकल रही है, और N2 गैस क्या होती है, हाईली स्टेबल होती है, तो यहाँ से N2 निकाल दोगे, नेगेटिव बना तो वापस H2 से H+ ले लेगा और ये आपके पास कंपाउंड फॉर्म हो गया। अभिषेक क्या पूछना लिख रहा है भाई, साइक्लोहेक्सेन में 1 पे मिथाइल, 2 पे हाइड्रोजन एंड 2 3 पे मिथाइल, 1 पे हाइड्रोजन, बता क्या समझू भाई, समझ से ही बाहर है मेरे तो। हाँ बिल्कुल इफॉक्साइड होता है तो भी भाई कर देगा, बता जिंक HCl क्यों करेगा, जिंक HCl नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। अरे इन्हीं में से यही मोस्ट कॉमन है जो मैं लिखवा दिए, जो आपको यहाँ भी नहीं रखने होते हैं, ये सामने जो लिखे हो ना, जो एसिड सेंसिटिव और बेस सेंसिटिव लिख दिए वो यही होते हैं मोस्ट कॉमन, आपको ये भी नहीं सोचना है, आपके लिए मैं हर काम आसान कर दिया है। ये जो मैंने लिखे ना यही होते हैं मोस्टली में, ज्यादातर यूज यही होते रहते हैं जनरली, पर मैंने कहा कि कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते हो आप जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो आपको हर एक ध्यान नहीं रखना है, जो मैं लिखवा दिया इन्हीं को याद रख लेना बहुत है बस, ठीक है। अब देखो इसी का क्वेश्चन मैंने दिया था, क्या इसको क्वेश्चन को किया है कि किसी ने, फटाफट बताओ क्या एक क्वेश्चंस कर लिया, क्या एक क्वेश्चंस कर लिया भाई। अरे मिथाइल ही है भाई, अभिषेक कौन सा है, जो भी है सही लिख रखा है, कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। वो हाइड्रोजन डीऑक्सीजनेशन करेगा तो 2 हाइड्रोजन तो जुड़ेगा, तो मिथाइल नहीं बन जाएगा, अरे मिथाइल बन जाएगा ना, ठीक है अभिषेक बताओ, बताओ हो गया क्या क्वेश्चंस, कोई फिनोल बना रहा है भाई, कोई डीऑक्सीजनेशन और इफॉक्साइड का OH बन जाएगा, ठीक है। देखो इधर ध्यान दो, सबने गलत बनाया है वैसे, देखो इधर ध्यान दो, ये डायरेक्ट यहाँ इफॉक्साइड नहीं खुलती है, यहाँ देखो कैसे खुलती है, यहाँ देखो रिएक्शंस कैसे होती है। सबसे पहला काम क्या होगा भाई, आपके पास नाइट्रोजन ये NH2 बन जाएगा, बताओ यही तो होगा, और यहाँ इफॉक्साइड बनी हुई थी, ठीक है, ये आपके पास था। अब क्या होगा, यहाँ से जो आपका OH- है, ये एसिडिक हाइड्रोजन वो क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, बताओ, क्योंकि सबसे पहले जो आपके पास कार्बोनिल होता है, कोई भी बेस होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है और वो बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, तो पहले एसिड बेस रिएक्शन करता है, तो ये सबसे पहला काम क्या करेगा, एसिड बेस करने का करेगा, ना कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ क्या करेगा, ये आपका NH- बना देगा और ये आपका यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट और यहाँ से यहाँ ओपन होती है, ना कि डायरेक्ट OH अटैक करके यहाँ ओपन होती है, ठीक है।
क्योंकि जो आपका OH है, तो अगर एक न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करनी है और एक H+ के साथ करनी है, तो एसिड बेस रिएक्शन पहले होती है, H+ के साथ फास्ट रिएक्शंस होती है, फास्ट रेट से। तो यहां से बताओ रिंग क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ये आपके पास क्या बन चुका है, नाइट्रोजन N डबल बॉन्ड NH, और यहां क्या बन चुका है भाई, डबल बॉन्ड, और ये आपका O-, और ये O- बताओ वापिस इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा, और अगर इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा तो यहां बन क्या जाएगा भाई, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड N-, और ये क्या हो जाएगा OH। और अब यहां से आपको पता है कि N2 गैस जो होती है वो हाईली स्टेबल होती है, इजीली निकल जाएगी। यहां से क्या होती है, हाईली स्टेबल होती है, इजीली निकल जाएगी। तो यहां क्या बन जाएगा आपका, ये नेगेटिव चार्ज, और N2 गैस क्या हो जाएगी, लीव कर जाएगी, क्योंकि हाईली स्टेबल होती है। और अब यहां से आपके पास आपका H2O था ही, और उससे H+ ले लेगा ये, और क्या बन जाता आपके पास, एलाइलिक अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, एलाइलिक अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है जो गेट के एग्जाम में पूछा था, ठीक है। तो यहां से आपके डीऑक्सीजनेशन की कहानी, मतलब जेम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिडक्शन खत्म हो गया है, नेट और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्लास अभी बाकी है। तो उसमें देखो यहाँ एक तो तीसरा पार्ट बचा हुआ है इसी का, डीऑक्सीजनेशन का ही। कौन सा पार्ट बचा हुआ भाई, ये पार्ट बचा हुआ है यहाँ, देखो ये तीसरा पार्ट है जो इसका डेरिवेटिव हाइड्रोजन का। अभी तो यहाँ तो हाइड्रोजन का पढ़ लिया हमने, ये इसका डेरिवेटिव बच गया है। इसकी भी 3 केसेस बनेंगे, तो इसके केस पढ़ने हैं, और जो आपका अभी बताया था H2 बेस रिएजेंट में कुछ बचा हुआ है, तो वो ठीक है। एक क्लास नेट गेट की बची है, फिर हमारा रिडक्शन खत्म हो जाएगा, फिर हम ऑक्सीडेशन स्टार्ट करेंगे। जेम में यहाँ रिडक्शन खत्म हो गया है भाई, ठीक है। तो रिडक्शन बेस जितने भी रिएजेंट है उनको लगा लेना क्वेश्चंस, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बताओ सबको समझ में आ गया क्या। हाँ, प्रोडक्ट तो भाई सबका ही सही होगा, प्रोडक्ट सबका ही सही होगा, क्योंकि सभी ने इफॉक्साइड को खोला है अटैक करके, न्यूक्लियोफाइल OH का अटैक करके इफॉक्साइड खोला है, ठीक है। जो तरीका है वो गलत है ना भाई, प्रोडक्ट तो तुमने मैच करवा दिया, प्रोडक्ट मैच करने से, हाँ वही तो कह रहे हैं भाई, सभी ने डायरेक्ट ही अटैक करवाया है। तो बताओ पहले तो एसिड बेस रिएक्शन करेगा ना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे भाई, ठीक है अंजू, थैंक यू, ओके बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।